हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीचर 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द थ्री ऑर्डर्स। ठीक है, जिसका नाम है क्या? द थ्री ऑर्डर्स। इस पूरे चैप्टर को हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर से आपके काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव भी, यानी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके, साथ साथ में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें द थ्री ऑर्डर्स में देखेंगे कि किस तरीके से आपके 9 से लेकर के और 16th सेंचुरी के बीच में साइको इकोनॉमिक चेंजेस और साथ साथ में पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन वो चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, इसका नाम द थ्री ऑर्डर्स क्यों रखा गया है? क्योंकि ये साइको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस के साथ साथ में सोसाइटीज जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, सो 3 पार्ट्स में कौन कौन से होंगे? तो एक होगी आपकी क्लर्जी होगी, नोबिलिटी होगी और पीजेंट्री सेक्शन होगा, यानी कि वर्किंग क्लास होगी। इन 3 सेक्शन के अंदर सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। ये जो सेक्शन, ये जो कैटेगरीज बनाई गई है, किस तरीके से अपने काम को परफॉर्म करती है ना, वही सारी चीजें समझने वाले हैं आज के चैप्टर के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा ये द थ्री ऑर्डर्स। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं द थ्री ऑर्डर्स। तो हम क्या देखेंगे इस चैप्टर के अंदर? हमने देखा कि 9 से लेकर के 6th सेंचुरी के बीच में किस तरह से सोशियो और इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, तो जैसे रोमन एम्पायर बिल्कुल मतलब डिक्लाइन हो चुका था, उसके बाद से 9 से लेकर 6th सेंचुरी में साइको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे दी गई है कि आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर मेनी ग्रुप ऑफ द जर्मनाइट। तो हमने जो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जर्मनी पीपल जो थे वो उन्होंने यहाँ पर अपनी जो एक सेटल्ड होकर रहना स्टार्ट कर दिया था। तो किस तरीके से ये जर्मनी पीपल जो होंगे, ठीक है, इनका किस तरीके से एक पूरी सोसाइटी के ऊपर अपना एक दबदबा हो जाएगा, यानी कि रूल स्टैब्लिश कर लेंगे। सो मेनी ग्रुप ऑफ द जर्मनाइट पीपल फ्रॉम द ईस्टर्न, तो ईस्टर्न साइड में कौन? ईस्टर्न साइड में जर्मनी पीपल एंड द सेंट्रल यूरोप ऑक्यूपाइड द रीजन ऑफ द इटली। और इसके अलावा उन्होंने ईस्टर्न पार्ट को तो ठीक है उन्होंने कन्क्वायर किया ही था, साथ साथ में सेंट्रल यूरोप ऑक्यूपाइड रीजन ऑफ इटली, इसी तरीके से इटली पार्ट, ठीक है, और साथ साथ में स्पेन और फ्रांस पर भी धीरे धीरे अपना प्रभुत्व यानी कि अपना रूलिंग स्टैब्लिश कर दिया था। ठीक है, इन दिस एब्सेंस ऑफ द एनी यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट वाज फ्रीक्वेंट का मतलब होता है कोई चीज बार बार होना। ठीक है, जैसे ये वॉर वगैरह बार बार होते रहते थे, तो हर यहाँ पर जो भी रूलर होता था, तो स्टार्टिंग से ही रूलर का काम क्या होता था बच्चे? रूलर का काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा अपना लैंड एक्सपेंशन करना, अपना दायरा बढ़ाना, अपना एरिया बढ़ाना। तो इसके लिए उसको दूसरे राजाओं के साथ बेटर्स वॉर वगैरह करनी होती थी। तो ये नॉर्मल हो गया था, बार बार फ्रीक्वेंटली जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। यानी कि अगर किसी रूलर के पास एक एरिया है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा वेल एस्टैब्लिश है और उस एरिया से पर्टिकुलर उस रीजन को, उस राज्य को या उस रूलर को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो इस एरिया को पर्टिकुलर इसको कैप्चर करने के लिए अलग अलग जो आउटसाइडर होते हैं तो वो भी तो इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे ना। तो इसीलिए क्या होते थे, आए दिन कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। ठीक है, फ्रीक्वेंटली वॉर होते रहते थे। एंड नीड टुगेदर रिसोर्सेज प्रोटेक्ट वन लैंड बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे जो है उनको क्या बेनिफिट हो सकता है, तो इसीलिए वो क्या करते थे, इसीलिए इसको अटैक करने के लिए बार बार फ्रीक्वेंटली जो है उनके बीच में ये झगड़े लड़ाई वगैरह चलते रहते थे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज देयरफॉर द सेंटर ऑन द कंट्रोल ऑफ द लैंड। ठीक है, सो इट्स फीचर वर लीडर। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नीड टू गैदर रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट वन लैंड बिकम द। अब जो ये एरिया कैप्चर करेंगे बच्चा, है ना, जो भी ये वाला एरिया कैप्चर करेगा तो इसको सिक्योर करने के लिए वो क्या करेगा? इसको सिक्योर करने के लिए अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना, और इसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के लिए पूरा का पूरा ये अरेंजमेंट करेगा। सो नीड टू गैदर द रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट वन लैंड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस लैंड को प्रोटेक्ट करना, इस एरिया को प्रोटेक्ट करना पर्टिकुलर रूलर के लिए, हेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज देयरफॉर सेंटर ऑन द कंट्रोल ऑफ द लैंड। अब ये क्या किया जाएगा? सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जाएंगी, वाज देयरफॉर
सेंटर्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ द लैंड, राइट, इट्स फीचर। अब इसमें जो भी पर्टिकुलर, जो भी इस एरिया पे जो रूल करेगा, जो भी हेड होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो आर्मी बनाएगा, कुछ लोगों को हायर करेगा। तो ये धीरे धीरे देख रहे हो ना कि पूरा का पूरा जो एक सेंटर पॉइंट था वो क्या था, वो ये एरिया था, राइट। नाउ इट्स फीचर वर डिराइव्ड फ्रॉम द बोथ इंपीरियल रोमन। तो इसकी प्रोटेक्शन का जो ये आइडिया था, ये कहां से लिया गया, ये रोमन ट्रेडिशन से लिया गया एंड द जर्मन कस्टम्स, क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। अभी जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी क्या होती है बच्चे, जो क्रिश्चियन लोग जिसको फॉलो करते हैं, ठीक है, ईसाई धर्म, राइट। सो इसको फॉलो किया, ठीक है, तो ये एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया था रोमन एम्पायर के अंदर फ्रॉम द 4th सेंचुरी, ठीक है, 4th सेंचुरी से इसको क्रिश्चियनिटी को एक ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया था रोमन एम्पायर के अंदर, सर्वाइव द कोलैप्स ऑफ द रोम। और ये जो है वो तब तक रहा जब तक रोम का डिक्लाइन नहीं हो गया था। फर्दर ऐसा नहीं था कि रोमन के डिक्लाइन के बाद जो है ये भी डिक्लाइन हो गया था एंड ग्रेजुअली स्प्रेड टू द सेंट्रल एंड द नॉर्थ इंडिया। लेकिन फिर भी ये जो है वो धीरे धीरे बाकी के अदर एरियाज में, अदर जो डायरेक्शंस होती है उसमें भी ये प्रोपोगेट होता चला गया, स्प्रेड होता चला गया क्रिश्चियनिटी। चर्च ऑल्सो बिकम अ मेजर लैंड होल्डर। तो ये जो चर्च थे बच्चे, चर्च कौन होते थे, ये जो क्रिश्चियनिटी को मतलब लोगों को बताने वाले, क्रिश्चियन धर्म के बारे में, है ना, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने वाले, तो जो वहां के प्रिस्ट वगैरह होते थे तो वो लोगों को इन्फ्लुएंस किया करते थे, ठीक है, अपने रिलीजन के बारे में बता करके। तो चर्च जो था वो बहुत ही उसने also become a major landholders and the political power in Europe। तो जो चर्च में जो भी होते थे, फॉर एग्जांपल फादर्स होते थे, बिशॉप्स होते थे, तो एक तरह से इनकी डोमिनेंस हो गई थी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, जो भी इनके, मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, मान लीजिए ये एरिया है और इस एरिया में जो भी क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करेंगे तो लोग उनको मानने लगेंगे, उनकी बातों को मानने लगेंगे। अब धीरे धीरे इनके पास पावर आ जाएगी, कौन सी पावर आ जाएगी, पॉलिटिकल पावर आ जाएगी, राइट बच्चे। सो पॉलिटिकल पावर भी आ जाएगी और ये लैंड होल्डर्स भी बन जाएंगे, ठीक है, कहां पर, यूरोप के अंदर। द 3 ऑर्डर्स, ये जो 3 ऑर्डर्स है ये यही बताता है कि द फोकस ऑफ दिस चैप्टर आर द 3 सोशल कैटेगरीज। तो 3 कैटेगरीज बनती है, एक तो क्रिश्चियन प्रिस्ट, ठीक है, जो फादर्स बिशॉप्स वगैरह होते थे, एक तो फर्स्ट कैटेगरी ये हो गई। सेकेंड लैंड ओनिंग नोबल, तो ये इस लैंड पर जिसका अधिकार होगा, ठीक है, जो इसकी पूरी की पूरी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेगा, तो वो सेकंड क्या हो जाएगी, लैंड होल्डिंग नोबल्स, तो सेकंड कैटेगरी हो जाएगी। और थर्ड जो होगा, जो इस लैंड पर इस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने में वर्कर्स होंगे, पीजेंट्स होंगे, मतलब जो भी होंगे, तो ये थर्ड सेक्शन में आ जाएगा जिसको पीजेंट्री कहा जाता है। सो बेसिकली इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम इन्हीं सोशल 3 कैटेगरीज के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है, क्लियर है। चलिए, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, right? So over the last 100 year, European historians have done detailed work on the history of this region. तो अगर हम लास्ट 100 इयर्स की बात करें तो हमारे हिस्टोरियन ने पर्टिकुलर रीजन से काफी सारी डिटेल जो है वो निकाली और इसको हमारी हिस्ट्री में मेंशन किया। इवन ऑफ द इंडिविजुअल विलेजेस, यहाँ तक कि इंडिविजुअल विलेजेस, हर एक गांव, कुछ एक गांव से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन भी निकाली। दिस इज वॉज पॉसिबल बिकॉज फ्रॉम द मिडिवल पीरियड देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमें बहुत सारे इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिल चुके थे, तो इससे हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल चर्चेज, जो चर्चेज होते थे वो अपना रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है। अब ये क्या होता था कि जैसे ये मान लीजिए इनके एरिया में किसी का बर्थ हुआ है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, तो ये जन्म का रिकॉर्ड जो है वो कौन रखता था, जन्म का रिकॉर्ड जो है, बर्थ रिकॉर्ड रखता था कौन, वहां के जो चर्चेस होते थे। तो उस चर्च में जाकर के वो अपना बेबी का नामकरण वगैरह करवाते थे। तो चर्च के जो भी फादर और बिशॉप्स वगैरह होते थे वो उनसे पूछते थे कि इसका बर्थ कब हुआ, ठीक है, और वो भी टाइम वगैरह जो भी होते थे। तो इस तरीके से चर्च में इनके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते थे। जब ये रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हमारे हिस्टोरियन आर्कियोलॉजिस्ट को मिले तो इससे हमें उस पर्टिकुलर एरिया की या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है, राइट। नाउ All these can be used for the historian understood the economic and the social life। तो इससे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, किस तरह की लोग जो है, लोगों की इकोनॉमिक और सोशल लाइफ होती थी एंड चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। इसी से पता चलता है कि पहले क्या हुआ था और आज के टाइम में, मतलब एक तरीके से हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन के
पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, या फिर जो पर्टिकुलर एरिया था, रूलर था, ठीक है, चर्चेस थे, कोई भी लोग थे, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें इन डॉक्यूमेंट से मिलती है। ऑफ मेनी स्कॉलर इन द फ्रांस हु हैव वर्कड फॉर द फ्यूडलिज्म। अब फ्रांस से बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे थे हु हैव वर्कड ऑन द फ्यूडलिज्म, जिन्होंने फ्यूडलिज्म पर वर्क किया। ठीक है, अभी बताऊंगी आगे फ्यूडलिज्म क्या होता है। वन ऑफ द अर्लीस्ट वाज ब्लॉक। तो ये ब्लॉक जो थे, ठीक है, तो ये सबसे पहले थे। कौन थे? ये फ्रांस के स्कॉलर थे। मार्क ब्लॉक 1886 to 1944 was one of the group of the scholar who argued the history consisted much more than just a political history। तो इसने कहा कि हिस्ट्री खाली पास्ट का नाम नहीं है, हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें पॉलिटिकल भी उसमें जो है आती है। पॉलिटिकल आपको पता होगा कि हिस्ट्री में हम पॉलिटी भी थोड़ा सा टच देखने को मिलता है, इकोनॉमिक भी टच देखने को मिलता है, ज्योग्राफी भी हमें थोड़ी बहुत पढ़ने को मिलती है। तो उन्होंने कहा कि खाली हिस्ट्री जो है वो पास्ट को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते कि पास्ट ही जो है वो सारी की सारी हिस्ट्री है, राइट। सो हु आर्ग्यूड द हिस्ट्री कंसिस्टेड much more than just the political history, international relation and the life of the great people. He emphasized the importance of the geography in shaping human। तो मैंने बताया ना कि किस तरीके से उसने आर्ग्यू करके बताया कि हिस्ट्री जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा, राइट। नाउ ब्लॉक फ्यूडल सोसाइटी इज अबाउट द यूरोपियन। तो ब्लॉक ने फ्यूडल सोसाइटी को डिफाइन करते हुए कहा कि पर्टिकुलरली फ्रांस के बारे में, है ना, फ्रांस सोसाइटी बिटवीन द 900 to 1300, डिस्क्राइबिंग इन द रिमार्केबल डिटेल सोशल रिलेशन एंड द हायरार्की, लैंड मैनेजमेंट एंड द पॉपुलर कल्चर ऑफ द पीरियड। ये सारी मिलकर के क्या बनाती है? इन्हीं सब से मिलकर के हिस्ट्री बनी है। अब खाली हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं कि पास्ट में तो कुछ भी हो सकता है ना बच्चे। पास्ट में जो है सारी चीजें पास्ट में पॉलिटिकल जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था या इकोनॉमिकल जो है उनका स्ट्रक्चर कैसा था, इकोनॉमिक एक्सपेंशन उन्होंने कैसे किया, लैंड एक्सपेंशन कैसे किया, तो ये सारी चीजें हिस्ट्री में काउंट होती है। उनका ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ से कहाँ तक वो फैला हुआ था, स्प्रेड हुआ था, तो सारी की सारी चीजें ये हिस्ट्री में मेंशन की जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, मेडिवल टर्म। मेडिवल एरा किसको कहते हैं? इट्स रेफर टू द पीरियड यूरोपियन हिस्ट्री बिटवीन द, तो ये 5th से लेकर के 15th सेंचुरी, यानी कि 5th से लेकर के 15th सेंचुरी का जो एरा है, टाइम पीरियड है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मेडिवल पीरियड। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? मेडिवल एरा कहा जाता है। क्लियर? तो कब से कब तक? 5 से लेकर के 15 तक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? फ्यूडलिज्म की। तो फ्यूडलिज्म क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। Feudalism, the term feudalism has been used by the historian। तो हिस्टोरियन ने इस फ्यूडलिज्म को कैसे यूज किया है? डिस्क्राइब द इकोनॉमिक, ठीक है, सो इकोनॉमिकली को मतलब इकोनॉमिक जो उनकी पावर थी उसको डिस्क्राइब करते हुए कहा सिचुएशन को, लीगल, पॉलिटिकल एंड द सोशल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्टेड इन द यूरोप। तो यूरोप के अंदर ये जो फ्यूडलिज्म था, इस फ्यूडलिज्म को डिफाइन करते हुए हमारे हिस्टोरियन ने कहा, क्या कहा है? इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड द सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्टेड। तो उस टाइम में मिडिवल पीरियड में यूरोप के अंदर 5 से लेकर के 15 सेंचुरी के बीच में इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप को ही एक फ्यूडलिज्म का नाम दिया है। ठीक है, सो डिराइव्ड फ्रॉम द, अभी जो फ्यूडलिज्म है बच्चे, ये कहां से, यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन भी बनता है, ये कहां से बना है? ये एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन वर्ड है, फ्यूड से ही फ्यूडलिज्म बना है। तो फ्यूड से क्या बना है? फ्यूडलिज्म बना है। विच, इसमें क्या बताया गया है? विच मीन्स अ पीस ऑफ, तो ये जो फ्यूड है, ठीक है, ये जो फ्यूड है, तो फ्यूड का मतलब क्या होता है? फ्यूड का मतलब होता है क्या आपका? फ्यूड का मतलब होता है लैंड। ठीक है, फ्यूड का मतलब क्या होता है? फ्यूड का मतलब होता है लैंड। देखिए यहाँ पर ऊपर जो मैंने अभी बताया था फ्यूडलिज्म क्या होता है, या फिर जो मिडिवल पीरियड था वो क्या होता है, तो ये सब बता दिया गया था। अब जो ये फ्यूड है, ये एक जर्मन वर्ड है जो कि फ्यूड से बना है, और इस फ्यूड का मतलब होता है अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? अ पीस ऑफ लैंड। तो ये क्या हो जाएगा? फ्यूड, और फ्यूड का मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। इट रेफर्स टू काइंड ऑफ द सोसाइटी दैट डेवलप द मिडिवल फ्रांस। इट रेफर्स द काइंड ऑफ सोसाइटी, तो ये उस सोसाइटी की, एक तरह से उस सोसाइटी को डिस्क्राइब करते हुए कहा है कि दैट डेवलप्ड इन द फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर मिडिवल पीरियड में जो डेवलपमेंट हुई, ठीक है, उस एरिया को क्या कहा जाता है? पीस ऑफ लैंड, उसको क्या कहा जाता है? फ्यूडलिज्म कहा जाता है। तो इस फ्यूडलिज्म के अंदर जो पावर होती है बच्चे, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आगे बताऊंगी मैं किस तरीके से।
सो इट रेफर्स द काइंड ऑफ द सोसाइटी, ये उस तरह की सोसाइटी को डिफाइन करते बताया गया है कि दैट डेवलप्ड इन द मेडिवल फ्रांस, फ्रांस में मेडिवल पीरियड में जिस तरह की डेवलपमेंट हुई, एंड लेटर इन इंग्लैंड एंड इन द सदर्न इटली, इटली में, ठीक है, इंग्लैंड में, फ्रांस में 5 से लेकर के 15वीं सेंचुरी के बीच में जो भी जिस तरह की डेवलपमेंट हुई तो उसी को एक नाम दे दिया गया फ्यूडलिज्म का। इन एन इकोनॉमिक सेंस, अगर हम इसको इकोनॉमिक सेंस में समझते हैं, फ्यूडलिज्म रेफर्स टू काइंड ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो ये क्या है, ये एक तरीके से इसमें बताया गया है, क्या इसमें बताया गया है कि फ्यूडलिज्म, सो इट्स अ काइंड ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन व्हिच बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द पीसेंट। तो बच्चे क्या है ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि किस किस के बीच में, जो कि लॉर्ड्स और पीसेंट्स के बीच में माना जाता है। कहने का मतलब ये क्या हो गए, लॉर्ड्स हो गए, ठीक है, लॉर्ड्स हो गए, और बीच में यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है पीसेंट। तो इन दोनों का रिलेशन क्या कहलाता है, इन दोनों का रिलेशन ही फ्यूडलिज्म कहलाता है। बात समझ में आ गई। सो अगर हम इसको इकोनॉमिक सेंस में समझते हैं तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो कि लॉर्ड और पीसेंट के बीच में होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्यूडलिज्म। द लेटर और उसके बाद द लेटर कल्टिवेटेड देयर लैंड एज वेल एज दैट ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। अब लॉर्ड के पास बहुत सारी जमीन होती थी, पीसेंट परफॉर्म द लेबर, और लोग क्या करते थे, उसकी जमीन पर काम किया करते थे। हु इज एक्सचेंज प्रोवाइड द मिलिट्री प्रोटेक्शन, जो कि उसके एरिया में यानी कि उसके लैंड पर भी काम करेंगे, और साथ साथ में जब उस लॉर्ड को किसी चीज की जरूरत होती थी या किसी पर अटैक करना होता था, कभी बैटल हो जाती थी, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे, तो इन्हीं पीसेंट को क्या करता था, वो इनमें जो काम करने वाले होते थे, इन्हीं पीसेंट्स में ही वो उनको आर्मी के लिए भी, मतलब आर्मी के सोल्जर्स की तरह से भी वो काम किया करते थे, राइट। सो लेबर सर्विस फॉर द लैंड हु इन एक्सचेंज प्रोवाइड द मिलिट्री प्रोटेक्शन, और बदले में ये क्या करते थे, बदले में लॉर्ड जो होते थे ये इस पे काम करने वालों को प्रोटेक्शन की इंश्योरिटी दिया करते थे कि तुम्हारी पूरी तरीके से तुम्हारी लाइफ की जो एक प्रोटेक्शन है वो मेरी है, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। So this feudalism went beyond the economic, cover the social and political aspect of life as well. Clear है, समझ में आ गया। चलिए, although its roots have been traced to the practice that existed in the Roman Empire and during the age of the Frankish king, the चार्लेमाग्ने, ठीक है, तो चार्लेमाग्ने का जो रूल चल रहा था, ये फ्रांस किंग थे, ठीक है, और कब से कब तक था, 742 से 814 के बीच में। फ्यूडलिज्म एज एन एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ द लाइफ इन द लार्ज पार्ट ऑफ द यूरोप मे बी that have to emerge later in the 11th century, और धीरे धीरे फिर ये 11th century तक आते आते ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसमें होने लगेगी, और इसको एक फ्यूडलिज्म का नाम दे दिया जाएगा। यानी कि पावर, जैसे अगर मैं आज की बात करूं, इंडिया में, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट है ना बच्चे, तो कुछ पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। तो जहां पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो उसको एक फ्यूडल का नाम दिया गया। ये वाला सिस्टम भी हमारे इंडिया में लागू है, ठीक है। नाउ द हेड ऑफ द, अब इसको देखिए, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है द हेड ऑफ द ईस्टर्न। तो बच्चे कई बार ना इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनको आपको जरूर से आपको फोकस करना है, स्टडी करना अच्छे से। द हेड ऑफ द ईस्टर्न चर्च इन द कॉन्स्टेंटिनोपल हैड अ सिमिलर रिलेशन विद द बेंजेटाइन एम्पायर। तो यहाँ पर बताया गया है कि द हेड ऑफ द ईस्टर्न चर्च, तो ईस्टर्न चर्च की जो हेड थे, ठीक है, कहां पर, कॉन्स्टेंटिनोपल क्या थी बच्चे, ये कॉन्स्टेंटाइन की क्या थी, कैपिटल थी, राइट। कॉन्स्टेंटिनोपल जो थी कैपिटल थी, उसने अपनी कैपिटल बनाया था इसको, ठीक है। तो वहां के बेंजेटाइन जो एम्परर थे, इनके रिलेशन जो थे वो चर्च के लोगों के साथ भी बहुत अच्छे थे। तो कहने का मतलब ये कि चर्च में जो भी पोप वगैरह होते थे, बिशॉप, फादर वगैरह होते थे, इनके रिलेशन बेंजेटाइन एम्परर के साथ में बहुत अच्छे थे। तो कहने का मतलब एम्परर का उनके क्लर्जी के बिना और क्लर्जी का एम्परर के बिना जो है वो एक तरीके से एक दूसरे पर ये इंटरडिपेंडेंट थे, ठीक है, और दोनों एक दूसरे का साथ लेकर चलते थे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, फ्रांस और इंग्लैंड की, ठीक है। अगर देखो, अगर मान लो कोई राजा अगर क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट नहीं करेगा तो उनका काम नहीं चलेगा, है ना, लोग उनको नहीं मानेंगे। और अगर ये लोग राजा के बारे में अपने लोगों को नहीं बताते हैं तो इस तरह से राजा का काम नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये कि एक दूसरे की हेल्प करते थे, और इन्हीं की ही हेल्प से, एक दूसरे की हेल्प से ही ये जो है वो फर्स्ट 2 कैटेगरी में काउंट होती है, जो कि एक प्रिविलेजेस जो है वो कैटेगरी मानी जाती है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी गॉल की। गॉल अ प्रोविंसेस ऑफ द रोमन एम्पायर। तो ये जो रोमन एम्पायर था,
ठीक है, मैं यहाँ पर बना ये पूरा का पूरा रोमन एम्पायर था। और यहाँ पर जो गॉल था, ठीक है, इसका नाम क्या था, इस एरिया का नाम था गॉल। ठीक है, इस एरिया का नाम क्या था, गॉल। सो गॉल जो है वो रोमन एम्पायर का एक प्रोविंसेस था, एक एरिया था। had to extensive the coastline mountain ranges, तो इसकी जो थी वो टू एक्सटेंसिव कोस्टलाइन। तो इसकी कोस्टलाइन क्या होती है, कोस्टलाइन क्या होती है, जो समुद्र के आसपास में जो इलाका होता है ना, तो एक तरीके से उसको डिमार्केशन देने के लिए, ठीक है, तो वो बनी होती थी। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये एरिया है, ठीक है, तो ये एरिया है, तो इसके इस साइड में कोस्टलाइन बनी हुई थी, इसके इस साइड में या फिर इस साइड में, तो दो तरफ से इसकी कोस्टलाइन बनी हुई थी। एक्सटेंसिव कोस्टलाइन माउंटेन रेंजेस लॉन्ग रिवर, तो अगर हम इसकी बात करें, गॉल की बात करें, तो एक ऐसा एरिया था रोमन एम्पायर का जिसकी दो कोस्टलाइन थी और इसमें माउंटेन रेंजेस भी, छोटे छोटे माउंटेन्स भी पाए जाते थे, लॉन्ग रिवर्स से पाई जाती थी, फॉरेस्ट, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ द प्लेन सूटेड टू द एग्रीकल्चर, और ये ऐसा एरिया था जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता था। एक द फ्रैंक्स और जर्मनाइट ट्राइब, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। फ्रैंक कौन होते थे बच्चे, फ्रैंक होते थे एक जर्मन ट्राइब थी, ठीक है, एक जर्मनिक ट्राइब थी, गेव देयर नेम टू गॉल। तो इसको जो है वो जर्मनिक ट्राइब ने इसको गॉल नाम दिया, ठीक है, मेकिंग इट फ्रांस। ठीक है, तो इस गॉल को क्या किया गया था, इस गॉल को ही बाद में फ्रांस बना दिया गया था। ठीक है, देखो क्या कहता है, द फ्रैंक्स अ जर्मनिक ट्राइब गेव देयर नेम टू गॉल मेकिंग इट द फ्रांस। ठीक है, तो इसने क्या बनाया, फ्रांस को बनाया। From the 6th century, this region was kingdom ruled by the Frankish. तो इस गॉल पर में क्या करते थे कि एक रूलर रूल किया करते थे, उसका नाम क्या था, इस रूलर का नाम था फ्रैंकिश। ठीक है, तो इस फ्रैंकिश के नाम से ही क्या बना दिया गया, फ्रेंच किंग। ये कौन थे बच्चे, फ्रेंच किंग थे ये, जिसका नाम था फ्रैंकिश, who were Christian, जो कि क्रिश्चियन थे। The French had very strong link with the church. इस फ्रेंच मतलब जो रूलर था, इसके चर्च के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन थे, which were further strengthened when the 800 the Pope gave the king Charlemagne that the title of the Holy Roman Emperor। तो चर्च ने क्या किया, चर्च ने, किंग थे एक जिसका नाम था चार्ले मैग्ने, ठीक है, चार्ले मैग्ने, इनको एक टाइटल दी गई जिसका टाइटल का नाम था द होली रोमन एम्पायर, यानी कि एक बहुत ही पवित्र राजा, एक बहुत ही अच्छा राजा जिसको कहा गया टू एंश्योर हिज सपोर्ट। ठीक है, उसको सपोर्ट देने के लिए। अब देखो जरा, पॉप ने, ये जो चर्च के बिशॉप फादर्स वगैरह होते थे, तो एक तरीके से इस राजा को टाइटल दे दी और इस टाइटल से लोग उस राजा को जानने लगे, राजा को सपोर्ट करने लगे। तो कहने का मतलब मैंने जो अभी आपको समझाया था कि राजा जो है वो किसको सपोर्ट करता था, चर्च को, चर्च जो है वो एम्परर को सपोर्ट करता था। इस तरह से दोनों का एक दूसरे का काम चल जाता था। अक्रॉस द, तो ये समझ में आ गया कहां से इसका नाम फ्रांस पड़ा। ठीक है, चलिए, अक्रॉस द नैरो चैनल ले द आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड विच इन द 11th century was conquered by the duke। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अक्रॉस अ नैरो चैनल ले द आयरलैंड ऑफ द इंग्लैंड, इंग्लैंड के आयरलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड, which in the 11th century was conquered। तो ये जो स्कॉटलैंड वाला एरिया था, ठीक है, इसको कंक्वायर कर लिया किसने, ड्यूक फ्रॉम द फ्रेंच प्रोविंसेस ऑफ द नॉर्मंडी। ठीक है, तो इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद यहाँ पर ये अपना रूल एस्टैब्लिश कर देते हैं। ठीक है, रूल एस्टैब्लिश कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर सोसाइटी कैटेगराइज हो जाती है। अब जो हमारा इस चैप्टर का मेन थीम है द 3 ऑर्डर्स, अब यहाँ पर हमारी मेन मूवी स्टार्ट होती है, राइट। ओके, फ्रेंच प्रेस्ट बिलीव दैट, अब ये जो फ्रेंच प्रेस्ट थे, ठीक है, जो फ्रांस में जो चर्च वगैरह चलाया करते थे, हेड ऑफ, मतलब जो चर्च के जो हेड होते हैं उनको पॉप कहा जाता है। फ्रेंच प्रेस्ट बिलीव दैट इन द कंसेप्ट ऑफ द पीपल वर मेंबर्स ऑफ द 3 ऑर्डर्स। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द 3 ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क, राइट। ये क्या कहता है, French priests believed that in the concept of the people were members of the one of the 3 titles depending on their work। Bishop stated that, Bishop ने कहा कि below some prey, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो कि शिकार करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फाइट करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो शिकार बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी है ना, पूरी की पूरी दुनिया है या सोसाइटी है, पर्टिकुलर एरिया है, कुछ भी है, तो इसमें एक तो वो होगा जो शिकार करने वाला होगा, यानी कि जो ऑनर होगा, राइट। ओके, एक दूसरा होगा जो फाइट करते हैं, यानी कि अपने शिकार को किसी और को देना नहीं चाहते, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, एक वो जो शिकार हो जाएंगे। तो बिशॉप ने इन तीनों को डिफाइन करते हुए कहा है कि जो फर्स्ट है, ठीक है, जो
एक तरीके से शिकार करता है, तो उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया क्लर्जी। ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया क्लर्जी, राइट, क्लर्जी। नेक्स्ट है जो सेकंड वाला था, उसको क्या बोलेंगे, उसको नोबिलिटी बोलेंगे। जो फाइट करेंगे, जो युद्ध वगैरह करते रहते हैं, तो उसको कौन सा सेक्शन बोला जाएगा, नोबिलिटी। कौन सा सेक्शन बोला जाएगा, नोबिलिटी। और जो थर्ड होते थे वो क्या होता था, वो पीजेंट्री सेक्शन होता था, जो वर्कर कैटेगरी से, ठीक है, जो वर्किंग क्लास पीपल थे, उसको क्या कहा जाता है, उसको पीजेंट्री कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। नाउ द सेकंड ऑर्डर, द नोबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात क्या करेंगे, नोबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट, तो फर्स्ट में कौन आ गए, बिशॉप आ गए, फादर आ गए, ठीक है, पॉप आ गए, ये सारे के सारे फर्स्ट कैटेगरी में होते थे, जो रिलीजियसली क्या करते थे, लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। नाउ प्रिस्ट प्लेस देमसेल्फ इन द, तो प्रिस्ट ने, ये जो चर्च के जो सारे के साथ जो पूरी टीम होती थी, इन्होंने अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर में रखा। सेकंड ऑर्डर जो होती थी, नोबल होती थी, ठीक है, इन द सेकंड, एंड नोबिलिटी हैड अ रियलिटी सेंट्रल रोल इन द सोशल प्रोसेस। ठीक है, तो सोशल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, वॉर वगैरह करने के लिए, अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो फाइट करेंगे, यही नोबिलिटी कहलाएंगे। और थर्ड जो होगा, दिस बिकॉज दे कंट्रोल द लैंड, दिस कंट्रोल वाज आउटकम अ प्रैक्टिस ऑफ द वेस्लिस। ठीक है, नाउ अब क्या हो जाएगा, अब होगा कि द किंग ऑफ फ्रांस वर लिंक्ड द पीपल बाय द वेस्लिस। सिमिलरली वेस्लिस कौन होते हैं बच्चे, जो किंग के अंडर में काम करते हैं ना, किंग के लिए काम करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई रूलर है, रूलर के अंडर बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं ना, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तो रूलर क्या करेगा, अपनी पावर थोड़ी थोड़ी इनको देना स्टार्ट कर देगा, ये राजा के लिए काम करेंगे, है ना, ये राजा के लिए, रूलर के लिए काम करेंगे। सिमिलरली द प्रैक्टिस अमंग द जर्मनाइक पीपल ऑफ whom the Franks were one। ठीक है, तो अब ये जर्मनिक पीपल की अगर हम बात करें, उनमें से एक कौन थे, फ्रैंक्स थे। ठीक है, फ्रैंक से ही फ्रांस बना है। बिग लैंड ओनर, इनके पास बहुत सारी जमीन होती थी। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा किस तरीके से कि नोमैडिक पीपल जो थे, ठीक है, चंगेज खान ने किस तरीके से उनको यूनाइट करके बड़ी सी आर्मी, एक बड़ा सा जो है वो एम्पायर क्रिएट कर दिया था। ठीक है, अब एम्पायर क्रिएट कर लिया तो लोग भी तो उसमें अलग अलग तरह के होंगे ना, तो 3 सेक्शन बना दिए जाएंगे, तो सोसाइटी को 3 उसमें पार्ट दिए जाएंगे उनके काम के आधार पर। ठीक है, उनके फंक्शंस के बेस पर उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, नोबिलिटी, क्लर्जी, नोबिलिटी और पीजेंट्री। ठीक है, सो ये जो बिग लैंड ओनर्स होंगे जिनके पास बहुत बड़ा एरिया होगा, ठीक है, तो उनको नोबल्स कहा जाएगा, वर वेसल्स ऑफ द किंग। ठीक है, तो ये जो लैंड ओनर्स होंगे इनको ही वेसल्स कहा जाता है, जो राजा के लिए काम करेंगे। एंड द पीजेंट्री वर वेसल्स द लैंड ओनर, और जो ये पीजेंट्री होंगे ये वेसल्स के लिए काम करेंगे। वेसल्स किसके लिए काम करते थे, देखो ये होता था क्या, ये होता था रूलर। ठीक है, रूलर के नीचे कौन होते थे, ये होते थे रूलर्स। रूलर के नीचे कौन होते थे, ये होते थे आपके वेसल्स होते थे। ठीक है, जो राजा के अंडर में काम करेंगे। अब वेसल्स के नीचे कौन होते थे, पीजेंट्री सेक्शन काम करेगा, लेबर्स काम करेगी, तो इस तरह से हायरार्की बनी हुई थी। ठीक है, नोबल, अब ये नहीं कह सकते कि जो रूलर था वो क्लर्जी के नीचे था, नहीं, क्लर्जी और रूलर जो थे वो क्या करते थे, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस होती थी, इक्वल पावर होती थी। तो ये हम दोनों को पैरेलल रख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों को ही प्रिविलेज दी जाती थी। इसी तरीके से मैंने पहले बताया कि ये जो प्रिस्ट वगैरह होते थे, इन्होंने अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर पे रखा है ना। नोबल मैन एक्सेप्ट द किंग एंड हिज द सिग्नर। सिग्नर कौन होते हैं, सीनियर्स होते हैं। एंड दे मेड म्यूचुअल प्रॉमिस द सिग्नर, तो ये क्या करते थे, ये जो राजा के वेसल्स होते थे ना, इनके जो मिनिस्टर वगैरह होते थे, इनके अंडर में जो काम करने वाले होते थे, तो ये राजा के ऑर्डर पर काम किया करते थे, है ना। The nobles were vassals the king and the peasantry were vassals of the landlord. The noblemen accepted the king. अभी जो लैंड ओनर्स होते थे ये पूरी तरीके से राजा को अपना सीनियर जो है वो मानते थे। ठीक है, दे मेड अ म्यूचुअल प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस क्या करते थे कि जब भी राजा को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम राजा के लिए जो है वो एक तरीके से अपनी जान भी दे सकते हैं। ठीक है, सो लॉर्ड कौन होते थे बच्चे, लॉर्ड का मतलब होता था, लॉर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग वन हु प्रोवाइडेड द ब्रेड। तो लॉर्ड कौन होता था, लॉर्ड वो होता था जो उनके लिए ब्रेड देने का काम करता है। ब्रेड देने का मतलब जो उनको काम देता है, एक तरीके से वो लॉर्ड हो गए ना। जैसे हम क्या कहते हैं, और लॉर्ड के भी आपने इंग्लिश में कोई पोएम वगैरह पढ़ी होगी तो वहां पर वर्ड सुना होगा, ऑल लॉर्ड, है ना। सो लॉर्ड हम भगवान को भी कह सकते हैं। भगवान इसलिए है क्योंकि भगवान ही हमें क्या करता है, भगवान ही हमें काम देता है, वही हमारे जो है वो खाने
का इंतजाम करते हैं। कहने का मतलब आपने कहीं ना कहीं वर्ड सुना होगा। तो लॉर्ड वॉज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग वन हु, तो लॉर्ड उसको कहा गया जो हमें रोटी देता है ना। हु प्रोटेक्ट द वेसल्स, जो कि अपने वेसल्स को अपने मतलब बनाए हुए लोगों को या अपने कर्मचारियों को एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है, जैसे भगवान हमारी प्रोटेक्शन करते हैं ना, इस तरीके से। Who would loyal to him, जो कि उनके प्रति क्या होंगे, लॉयल होंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक सीनियर जो है वो किसको माना, अपना सीनियर राजा को माना, और राजा इनको पूरी तरीके से इनकी लॉयल्टी के लिए प्रोटेक्शन की एक तरह से उनको प्रॉमिस करते हैं। दिस रिलेशन इन्वॉल्व इलाबरेट द रिचुअल एक्सचेंज ऑफ टेकन द बाइबल इन चर्च, और ये सारे के सारे रिचुअल्स वगैरह जो थे वो सारे बाइबल में लिखे हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, ये काम करेंगे। ठीक है, अब नोबल जो होते थे वो अपने इस स्टेटस को लेकर जो सेकंड कैटेगरी में रखा गया था, बहुत पूरी तरीके से इसको एंजॉय किया करते थे। ठीक है, और ही हैड द एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर हिज प्रॉपर्टी, उनका एक एब्सोल्यूट कंट्रोल होता था उनकी प्रॉपर्टी पर, इन द प्रोप्रिएटी। Who could arrange the troop called the feudal lines। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये एक ट्रूप का मतलब होता है अपनी आर्मी बनाना। ठीक है, छोटी सी आर्मी बनाना, तो जिसको क्या कहा जाता है, फ्यूडल लेविजेस कहा जाता है। ठीक है, तो कॉल्ड द फ्यूडल लेविस, द लॉर्ड हेल्ड हिज ओन कोर्ट ऑफ द जस्टिस एंड कुड कोइन हिज ओन मनी। ठीक है, तो क्या करते थे, लॉर्ड इनको अपने कोर्ट वगैरह में रखा करते थे, जो ये नॉबल्स होते थे, लैंड होल्ड होते थे। ठीक है, जो राजा के लिए काम करते थे, है ना, और इनको सैलरी वगैरह भी दिया करते थे। ही वॉज द लॉर्ड ऑफ द पीपल सेटल्ड ऑन द लैंड एंड he owned vast tract of the land which contained his own dwelling, his private field and the pasture। तो ये राजा के लिए भी काम करते थे, इनके अपने प्राइवेट फील्ड भी होते थे, pasture and home its field his the tenant। तो ये क्या करते थे, ये एक ऐसे एरिया में रहते थे, तो ये पूरा का पूरा एरिया उनके कंट्रोल में होता था, यहीं पर ही इनका घर होता था, यहीं पर ही इनके क्या होते थे, फील्ड्स होते थे, जहां पर पीजेंट्री सेक्शन काम किया करता था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ही वॉज द लॉर्ड ऑफ द पीपल, तो ये लोगों का लॉर्ड होता था। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं भगवान। ठीक है, जो उनको रोटी वगैरह देता है। सेटल्ड ऑन हिज लैंड, तो ये अपनी लैंड पर सेटल्ड हो गए। ही ओन्ड वास्ट ट्रैक्ट ऑफ द लैंड, उसके पास अपनी बहुत बड़ी जमीन थी। ठीक है, बहुत सारी जमीन थी। वॉज कंटेन हिज ओन ड्वेलिंग, जिस पर इसका अपना रूल होता था। His private field and pasture, इसके अपने प्राइवेट फील्ड्स भी होते थे। ठीक है, इसके अपने प्राइवेट फील्ड भी होते थे, जहां पर पीजेंट्री सेक्शन से काम करवाया करता था, एग्रीकल्चर कराया करता था, और इन्हीं को ही क्या करते थे, इन्हीं को ही ये सोल्जर्स वगैरह भी में भी काम लिया करते थे। सो हिज प्राइवेट फील्ड एंड द पैस्चर एंड होम एंड द फील्ड ऑफिस द टेनेंट पीजन। टेनेंट पीजन का मतलब होता है पीजन्स को हायर करके और काम करवाना। हिज हाउस कॉल्ड, तो इन लॉर्ड्स के हाउस को क्या कहा जाता था बच्चे, मैनर कहा जाता था, जो यहाँ पर ये अपने एरिया में, यहीं पर इनका घर भी होता था, यहीं पर इनके खेत वगैरह भी होते थे, तो जो घर होता था इसी को क्या कहा जाता है, इसको मैनर कहा जाता है। ठीक है, इनके घर को क्या कहा जाता है, मैनर। राइट, चलिए। Who also expected as a foot soldier in battle when required। तो मैंने कहा ना कि जब इनको बैटल वगैरह के लिए सोल्जर्स चाहिए तो इन्हीं वर्किंग क्लास से ही ये क्या करते थे, वहां से इनको सोल्जर्स के रूप में भी यूज किया करते थे। अब आता है द मेनोरियल स्टेट। ठीक है, सो मेनोर क्या हो गया, मैनर हो गया, उनके घर को कहा जाता है। अब ये जहां पर रहेंगे तो ऐसा नहीं कि खाली राजा ही रहेगा, तो उसके साथ काम करने वाले, मान लीजिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर इसका मैनर बना हुआ है। ठीक है, इसका घर बना हुआ है, तो यहाँ पर इसका घर बना हुआ है। अब इसके फील्ड्स में जो लोग काम करेंगे, इसके एरिया में जो लोग काम करेंगे, तो बच्चे वो भी तो वहीं पर सेटल हो जाएंगे ना। तो धीरे धीरे करते करते लोग यहाँ पर सेटल हो जाएंगे और ये एक विलेज बन जाएगा, विलेज से फिर टाउन बनेगा, फिर सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अ लॉर्ड हैज इट्स ओन मैनर हाउस, ही आल्सो कंट्रोल द विलेज, सम लॉर्ड कंट्रोल द 100 ऑफ द विलेज। इस तरीके से ये तो इस पूरे के जितने की सारी यहाँ पर पॉपुलेशन है, जितने भी थोड़े छोटे छोटे विलेज बने हैं, उसका तो ये हेड बन गया ना बच्चे, उसका तो ये लॉर्ड बन गया ना, जो कि सारे के सारे लोग इसके अंडर में रहेंगे। ठीक है, सारे के सारे लोग इस हेड के अंडर में रहेंगे, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको लॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, नाउ तो डजन ऑफ फैमिली रहेगी, वाइल लार्जर स्टेट माइट इंक्लूड द 50 एंड द 60। जो बड़ा एरिया होता था, मान लो यहाँ पर जो है 30 या 20 जो है वो विलेजेस हो गए। जो बड़ा एरिया होता था उस बड़े एरिया के अंदर 50-60 विलेजेस बन गए। ठीक है, 50-60 विलेजेस बन गए। अब कहने का मतलब धीरे धीरे ये एक बहुत बड़े एम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैनोरियल स्टेट इंग्लैंड इन द 13th सेंचुरी, तो ये बताया गया है इसमें। राइट,
चलिए, सो यहाँ पर लोग क्या काम करते थे, तो देखो, while larger estate might include the 50 or 60, almost everything needed the daily life found on the estate. Grain was grown in the field. उनके खेतों में अनाज उगाया जाता था। ब्लैकस्मिथ क्या करते थे, अब इस एरिया में रहने वाले राजा को हर चीज चाहिएगी ना बच्चे, तो इस राजा को हर चीज चाहिएगी, तो यहाँ पर वो अपने साथ में, भाई मेरे तुम एरिया में एक बार्बर होना चाहिए, ठीक है, जो कटिंग वगैरह, हेयर कट वगैरह कर सके, एक ब्लैकस्मिथ होना चाहिए जो मेरे क्लोथ्स और वेपन्स वगैरह बनाएगा, एक क्या हो जाए कारपेंटर होना चाहिए, ठीक है, एक स्वीपर होना चाहिए, एक थोड़े बहुत लेबर होने चाहिए। अब ये लोग यहाँ पर सेटल्ड हो जाएंगे तो पूरा विलेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वुमेन्स स्पन एंड वोन, जो वुमेन होगी तो वो उस पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने में भी उसकी हेल्प करेगी, ठीक है। सो वाइल स्टोन मेन्स लुक आफ्टर हिज बिल्डिंग, तो यहाँ पर जो मेजर्स वगैरह होंगे, ठीक है, जो उनकी बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे तो उनकी भी रिक्वायरमेंट होगी। तो यही सब क्या करेंगे, यही सब राजा के लिए काम करेंगे, और यही सब मैनर स्टेट में आता है कि लोग कैसे कैसे काम किया करते थे। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। नाउ पैस्चर वेयर द कैटल, अब ये जो पैस्चर लैंड होगी, यानी कि जो ग्रेजिंग एरिया होगा, जो खेत वगैरह होंगे तो उनमें ग्रास वगैरह भी होगी, तो ये अपने कैटल्स को वहां पर ग्रेज करवाएंगे, ठीक है, और साथ साथ में हॉर्सेस ग्रेज, हॉर्स वगैरह को भी रखने लगेंगे। अब यही हॉर्स जो बाद में क्या करेंगे, कैवलरी का काम करेंगे, ठीक है। देयर वाज अ चर्च स्टेट एंड द कैस्टल फॉर द डिफेंस, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये अपना महल बनाएंगे, कैस्टल बनाएंगे, है ना, कैस्टल का मतलब होता है पैलेस, ठीक है। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ से दीवार क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब वो देखो ना कि धीरे धीरे किस तरीके से ये एक पूरा पैलेस बनाया, फिर उसके बाद जहां पर लोग पूरा का पूरा उसका एरिया है तो उसको चारों तरफ से फोर्टिफाइड कर देंगे और ये उसका पर्टिकुलर एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड कैस्टल वर पर्टिकुलरली नोन बिफोर द नॉर्मन कंक्वेस्ट एंड डेवलप द सेंट्रल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री पावर अंडर द फ्यूडल सिस्टम, राइट। अब हम क्या करेंगे, द नाइट्स की बात करते हैं। तो मैंने कहा ना कि उनके पास अब हॉर्स वगैरह भी रहेंगे, तो जो हॉर्स राइडर रहते बच्चे उनको क्या कहा जाता है, उनको नाइट कहा जाता है। ये नाइट अपने लॉर्ड के लिए बहुत ज्यादा लॉयल होते थे, ठीक है, बहुत लॉयल होते थे, और लॉर्ड जो है इनको क्या कर रहा था, लॉर्ड इनको बदले में इनकी प्रोटेक्शन का पूरा अरेंजमेंट किया करता था, ठीक है। जस्ट द लेटर लिंक्ड विद द किंग, तो ये क्या करते थे, लॉर्ड किंग से लिंक करते थे, और लॉर्ड से कौन करते थे, ये नाइट्स करते थे। द लॉर्ड गेव द नाइट अ पीस ऑफ लैंड, अब लॉर्ड जो है वो इनके काम से खुश होकर के क्या करता था, लॉर्ड इनके काम से खुश होकर नाइट्स को क्या करता था, नाइट्स को लैंड ग्रांट किया करता था। तो जो लॉर्ड नाइट्स को लैंड ग्रांट करता था उसको फीफ कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता था, उसको फीफ कहा जाता था, FIEF, फीफ कहा जाता था, ठीक है। प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है, और उनको प्रॉमिस देता था कि पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करेगा। अब ये लोग भी क्या करते थे, अपनी लॉयल्टी को दिखाने के लिए हमेशा उसके लिए मर मिटने को तैयार होते थे। As in the feudal manner, the land of the fief was cultivated by the peasant. अब नाइट्स के पास क्या हो गई, फीफ हो गई, ठीक है, मतलब उनकी जो लैंड होगी उसको फीफ कहा जाता है। अब इस पर भी काम करने वाले पीजेंट्री सेक्शन होंगे, ठीक है, पीजेंट्स होंगे। इन एक्सचेंज द नाइट पेड अ लॉर्ड रेगुलर फी, तो बदले में क्या करते थे, नाइट पेड हिज लॉर्ड अ रेगुलर फी एंड प्रॉमिस टू फाइट फॉर हिम, तो उसको रेगुलर फी पे किया करते थे। मान लो इसके खेतों में अनाज हुआ है तो अनाज का कुछ हिस्सा उसको दे देते थे, ठीक है, और अपनी जान की परवाह किए बिना राजा के लिए, मतलब अपने लॉर्ड्स के लिए क्या करते थे, फाइट करने के लिए भी तैयार थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपनी लॉयल्टी दिखाते थे। नाउ द फर्स्ट ऑर्डर, अब यहाँ पर हम एक एक ऑर्डर को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्डर क्लर्जी, तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं कि इन द एज ऑफ व्हेन नॉट टू मेनी पीपल कुड रीड एंड द मैन्युस्क्रिप्ट वर फ्यू। अब पहले की बात करें तो ये तो सारा हमने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रांस के हम 12th सेंचुरी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, है ना। इन द एज व्हेन नॉट टू मेनी पीपल कुड रीड एंड मैन्युस्क्रिप्ट वर फ्यू, और मैन्युस्क्रिप्ट बहुत कम होती थी। These traveling bards were very popular. Many manors had a narrow balcony above the large hall where the people manor called for the meals, ठीक है। तो जहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते थे और खाने वाने की डिमांड किया करते थे। This was the ministers gallery, तो इसको ministers gallery कहा जाता था, where the signors entertained the nobles while they feasted, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैंने आपको बता दिया।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, क्लेर्जी की। तो क्लेर्जी में कौन आते हैं बच्चे, क्लेर्जी में कैथोलिक चर्च हैड इट्स ओन लॉज। तो कैथोलिक चर्च के अपने लॉज होते थे, अपने कानून होते थे, नियम कानून होते थे। ओन लैंड गिवन इट बाय द रूलर्स, ठीक है। तो गिवन इट बाय द रूलर्स, जो रूलर्स ने उनको दिया था, ठीक है, कि आप यहाँ पर जो है ये लैंड आपको दी जाती है। जैसे टेम्पल वगैरह के लिए हमारे जो राजा महाराजा होते थे टेम्पल के लिए लैंड ग्रांट कर दिया करते थे, ऐसे ही जो यूरोपियन रूलर थे तो चर्च वगैरह बनाने के लिए इनको लैंड ग्रांट कर दिया करते थे, गिवन टू इट बाय द रूलर एंड कुड लेवी द टैक्स, ठीक है। और ये क्या करते थे, वहां से टैक्स भी लिया करते थे। सो इट वाज दस अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन व्हिच डिड नॉट डिपेंड ऑन द किंग, ठीक है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन गया था जिसको राजा की कोई मतलब राजा के ऊपर ही टोटली डिपेंड नहीं थे, ये अकेले भी सर्वाइव कर सकते थे। एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वॉज पोप। तो ये जो चर्च के जो हेड होते थे इनको क्या कहा जाता था, पॉप कहा जाता था। He lived in Rome, तो ये क्या करते थे, ये रोम में रहते थे, ठीक है, रोम में रहता था। द क्रिश्चियन इन यूरोप वर गाइडेड बाय द बिशॉप। अब ये जो क्रिश्चियन होते थे, जिसने भी क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था, तो ये लोग बिशॉप्स की बातों को, क्लेरिक्स की बातों को ध्यान से सुनते थे। Who constituted the first order, और इन्हीं को ही फर्स्ट ऑर्डर कहा गया, ठीक है, जो इस तरीके से एक पूरी सोसाइटी पर इनका रूल चलता था। मोस्ट विलेजेस हैड देयर ओन चर्च, और सभी गांव के अपने अपने गांव तो बन गए थे, आपने देखा ना ऊपर मैंने बताया था सारा। तो सभी विलेजेस के अंदर अपने एक चर्च बने होते थे, वेयर द पीपल असेंबल। तो लोग इकट्ठे होते थे, संडे को प्रेयर वगैरह किया करते थे, और जो प्रीस्ट वगैरह फादर वगैरह होते थे तो वो साथ में मिलकर सब प्रेयर किया करते थे। इस तरीके से लोगों का धीरे धीरे इन पे विश्वास बनता चला गया, ठीक है। सो एवरीवन कुड बिकम, हर कोई जो है वो प्रीस्ट नहीं बन सकता था, फादर बिशॉप नहीं बन सकता था। शर्फ, जो शर्फ होते थे तो उनको बैन किया गया था। अब मैं बताऊंगी शर्फ कौन होते हैं, ठीक है। एक ये जो वर्किंग क्लास पीपल होती है उन्हीं में से पीजेंट्री सेक्शन के भी दो पार्ट बन जाते हैं। एक तो वो थे जिनके पास जमीन होती थी और खुद अपनी मर्जी से वो अनाज पैदा कर सकते थे, लेकिन ये बॉन्डेड लेबर होते थे, इनको बॉन्ड करके रखते थे, है ना, रेस्ट्रिक्ट करके रखे थे। तो शर्फ जो थे वो बैन किए गए थे एज द फिजिकली चैलेंज, ठीक है। सो फिजिकली मतलब जैसे इंडिया की बात करूं तो इंडियन सोसाइटी में जैसे चांडास और अनटचेबल्स लोग होते थे उनको दूर रखा जाता था, सेम इसी तरीके से यूरोप की सोसाइटी में भी इन शर्फ्स को दूर रखा जाता था, जिनको बहुत ही नीचे कैटेगरी में रखा गया था। वुमेन कुड नॉट बिकम द प्रीस्ट, वुमेन भी कभी प्रीस्ट नहीं बन सकती थी। मैन who became the priest could not marry, और जो मैन प्रिस्ट बन जाता था वो कभी मैरी नहीं कर सकता था। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन थी। बिशॉप्स वर द रिलीजियस नोबिलिटी लाइक द लॉर्ड्स हु ओन द वास्ट लैंडेड स्टेट। तो बिशॉप होता था, उसके पास बहुत सारी लैंड होती थी। द बिशॉप आल्सो हैड द यूज द वास्ट स्टेट एंड लिव्ड इन द ग्रैंड पैलेसेस, और बड़े बड़े पैलेसेस में राजा की तरह से रहा करते थे। तो कहने का मतलब इनको भी बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस दी गई थी। द चर्च फॉर देयर लैंड ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर कॉल्ड टेथ। अब इनको भी क्या किया जाता था, जैसे जो भी मान लो ये चर्च बना हुआ है तो इस चर्च में जो भी कोई लोग आएंगे, ठीक है, इस चर्च में जो भी कोई लोग आएंगे तो वहां पर इनको ना चर्च में आकर के और एक तरह का टैक्स देना पड़ता था, और उस टैक्स का नाम होता था क्या, उस टैक्स का नाम होता था टेथ, ठीक है। उसका नाम क्या होता था, टेथ होता था। ये एक रिलीजियस टैक्स होता था, ठीक है, ये एक रिलीजियस टैक्स होता था जो कि चर्च को पे करना होता था। Money also became the form of the endowment made the rich of their own welfare and welfare of the deceased relative in the afterlife. Some of the important ceremony. तो ये क्या होता था बच्चे, ये जो टेथ होता था, ये कौन सा टैक्स था, तो ये एक रिलीजियस टैक्स था, ठीक है। तो याद रखना इसको, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टेथ, रिलीजियस टैक्स, ठीक है। टाइले जो होगा वो एक स्टेट टैक्स होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, मॉन्क्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, मॉन्क्स की बात करेंगे। तो मॉन्क्स कौन होते थे, चलिए। अपार्ट फ्रॉम द चर्च डिवोट द क्रिश्चियन हैड अनदर काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्रिश्चियन का एक अलग से ग्रुप बना हुआ था। सम डीपली रिलीजियस पीपल चॉज टू लीव द आइसोलेटेड। तो कुछ ऐसे भी होते थे
क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट तो किया हुआ था, लेकिन वो चर्च के इतने जो ऑर्थोडॉक्स जो रूल होते थे वो उनको नहीं मानते थे, तो उन्होंने अपनी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना ली। जैसे इंडियन सोसाइटी अगर हम बात करें, ठीक है, इंडियन सोसाइटी की बात करें तो कुछ जैसे ब्राह्मण लोग होते थे, तो ब्राह्मणों में क्या हुआ था, ब्राह्मणों के अपने कुछ रूल रेगुलेशंस बने हुए थे, ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशंस बने हुए थे। फॉर एग्जांपल कि उनको बोला हुआ था कि जैसे टेंपल में विमेन और जो शूद्र कैटेगरी के लोग होंगे वो जो है वो टेंपल में एंटर नहीं कर सकते हैं, है ना। और इस तरह के बहुत सारे से रूल बनाए हुए थे जो कि बाकी अदर लोगों को जो है वो प्रॉब्लम में डाल देते थे। अब जैसे जो अनटचेबल्स होते हैं या फिर जो चांडाल लोग होते थे, बहुत ही नीची कास्ट के जो होते थे, उनको जो है वो बिल्कुल आउटसाइड रखा जाता था, गांव से बाहर रखा जाता था, है ना। इन्हीं में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने साथ इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हुए नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, भक्ति तो हर कोई कर सकता है ना, टेंपल में तो हर कोई जा सकता है, अब ये लोगों के लिए भक्ति के मार्ग को ओपन करेंगे, है ना। तो ये लोग जाकर के जंगलों में जाकर के, जो लोग ब्राह्मणों के बनाए हुए रूल को नहीं मानते हैं, तो वो अपने तरीके से भक्ति करेंगे। कोई जंगलों में जाकर के तपस्या करेगा, कोई, ठीक है, जो कोई देवी माँ की पूजा करके तांत्रिक बन जाएगा। तो इस तरीके से ब्राह्मणों के रूल को नहीं मानने वाले लोग जो हैं वो अपनी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। सेम इसी तरीके से जो लोग, जो ये चर्च वगैरह में जो फादर और बिशप वगैरह होते थे, इनके रूल्स को नहीं मानते थे, तो वो अपने अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, ठीक है। सो इनको क्या कहा जाएगा, इनको मॉन्क्स कहा जाएगा, ठीक है। नाउ ये लोग क्या करेंगे, यही लोग मोनेस्ट्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। मोनेस्ट्रीज क्या होती है बच्चे, मोनेस्ट्रीज उन मॉन्क्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन बनाए हुए रूलों को ना मानकर लोगों को एक सही और ये एक धर्म का रास्ता दिखाएंगे। दे लिव इन द रिलीजियस कम्युनिटी कॉल्ड द एबेस। तो ये एक रिलीजियस कम्युनिटी बन जाएगी जिसको क्या कहा जाता था, अबेस कहा जाता था, और अबेस को ही मोनेस्ट्रीज कहा जाता था। मोनेस्ट्री में वो लोग रहते थे, मतलब मोनेस्ट्री में मोंक लोग रहते थे, इन्हीं की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करने के लिए, लोगों को धर्म के बारे में बताने के लिए, धर्म को स्प्रेड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत काम आएगी। कौन सी, मोनेस्ट्रीज, ठीक है। One of the more well known the monasteries were those established by the सेंट बेनेडिक्ट, ठीक है, इटली में। ये जो मोनेस्ट्रीज होंगी, दो मोनेस्ट्रीज बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, जो कि 529 के अंदर इटली में एक इसका नाम था, मोनेस्ट्री का नाम था सेंट बेनेडिक्ट, ठीक है, और एक थी एंड द क्लूनी इन द बरगुंडी इन 910। Monks took oaths to remain the abbey for the rest of their life। तो ये abbey में रहा करते थे, मोनेस्ट्रीज में रहा करते थे पूरी लाइफ, और वहीं पर ही लोगों को गाइड कर करके इनकी पूरी की पूरी जो है लाइफ स्पेंड हो जाती थी, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द स्मॉल कम्युनिटीज 10 और द 20 मैन और वुमेन मोनेस्ट्रीज गिव द कम्युनिटीज ओपन द सेवरल 100। और फिर पहले कम थे, फिर धीरे धीरे ये बहुत सारे हजारों लोग इसमें जुड़ते चले गए। with the building landed estate with the attached schools colleges। और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उन्होंने धीरे धीरे अपने, जैसे क्रिश्चियन स्कूल आपने देखे होंगे बहुत सारे, है ना। So with the large building landed estate with the attached school and colleges hospital they contributed the development of the art। और उन्होंने आर्ट को भी डेवलप किया। देखो इतनी सारी चीजें होते हुए उन्होंने आर्ट्स वगैरह को भी डेवलप किया। तो अब देख रहे हो ना कि डेवलपमेंट कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट। मोनेस्ट्री देखो क्या होती है, द वर्ड मोनेस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक। तो ये ग्रीक के एक वर्ड जिसका नाम है मोनोस, उससे क्या बना है, मोनेस्ट्री बना है, ठीक है। मीनिंग सम हु लाइव्स अलोन, जो कि अकेले रहते हैं, जो कि इस सांसारिक बंधनों से छूट करके एक अपनी अलग ही दुनिया बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, राइट। नाउ अब क्या करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। बाय द 14th century there was a growing the uncertainty about the value, purpose and the monasticism in England। Langland's poem The Piers the Plowman 1336 to 70 contrasts these ease, the luxury life and some monks were the pure faith of the simple, the plowman and the shepherd of the poor common labor also England जो था। ये बताया गया है कि इसके बारे में, उसी के बारे में बताया गया है कि ये भी अलग अलग तरह से लोग रहते थे, जो जैसे बहुत सारे जो मोनेस्ट्रीज में रहा करते थे, बहुत अपनी लग्जूरियस लाइफ स्पेंड करते थे। उनमें से कुछ जो है वो जैसे प्लोमैन होंगे, तो वो भी मतलब अपना पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के और उस मोनेस्ट्री वगैरह में रह जाते थे। तो वो सारी चीजें वहीं बताई गई है, ठीक है।
द चर्च एंड द सोसाइटी। अब हम बात करते हैं किसकी, चर्च और सोसाइटी की, ठीक है। दोनों के रिलेशंस कैसे थे वो भी सारा हम यहाँ पर जानने वाले हैं। थ्रू द यूरोपियन बिकेम द क्रिश्चियन, ठीक है, थ्रू द यूरोपियंस बिकेम द क्रिश्चियन। तो यूरोपियन के थ्रू जो है वो क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेट हुई और क्रिश्चियन बन गए। दे स्टिल हेल्ड ऑन टू सम ऑफ द ओल्ड बिलीव्स इन द मैजिक एंड द फोक ट्रेडिशन। तो वो कुछ जो है, जो पुराने जो ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं, पुरानी जो कहावतें हैं, उन पर विश्वास करने लगते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन एंड द ईस्टर बिकम द इम्पॉर्टेंट डेट फ्रॉम द 4th सेंचुरी। और इन क्रिश्चियंस ने ही क्या किया, ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, इन पर काम करना स्टार्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ कब हुआ था, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट बनाते हैं 25 दिसंबर को। तो इसको एक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे और डेट के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। रिप्लेस ऑफ ओल्ड द प्री रोमन फेस्टिवल। तो जो पहले प्री रोमन फेस्टिवल, रोमन एम्पायर के टाइम जो इस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे, अब उनकी जगह पर नए तरह के फेस्टिवल और नई डेट के साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 25 दिसंबर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। द डेट विच वाज कैलकुलेटेड बाय द सोलर कैलेंडर। तो ये जो डेट होती है, ये सोलर कैलेंडर जो होता है उसके हिसाब से इसको फिक्स किया जाता है। ईस्टर मार्क द क्रूसिफिक्शन ऑफ द चर्च एंड हिज राइजिंग फ्रॉम द डेड। अब देखो जैसे आपका जो टाइम होता है, ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले आपने सुना होगा BCE, ठीक है, पहले सुना होगा आपने BCE, फिर उसके बाद आपने सुना होगा C। अब हम क्या करते हैं BC और CE का फंडा समझते हैं, राइट। सो BCE का मतलब होता है, ये होता है आपका क्रिश्चियन, ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट, ठीक है, ये क्या होता है, जीसस क्राइस्ट होता है। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाला टाइम क्या हो जाता है, वो BC कहलाता है। और जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद इसको क्या कहते हैं, ये CE कॉमन एरा में। तो इसको पहले क्या करते थे, इसको पहले AD भी कहा जाता था, ठीक है, इसको पहले AD भी कहा जाता था और इसको बिफोर BC कहा जाता था। फिर जब ये पूरी दुनिया में इस तरीके से लागू किया जा रहा है, अब तो ये तो यूरोपियन कंट्री BC और AD में करेगी। AD का मतलब है आफ्टर एब्डोमिनी, ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, तो ये AD में कन्वर्ट कर दी जाएगी। और ये बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। तो ये जो है वो माइनस में जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये प्लस में जाएगा 1 2 3 4 इस तरीके से। तो कहने का मतलब सभी यूरोपियन कंट्री, ठीक है, इसको फॉलो करती थी। लेकिन जैसे हमारे इंडिया है, और इंडिया जैसी बहुत सारी ऐसी कंट्री है कि हम यूरोपियन के बनाए हुए इस रूल को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। सो इसको आफ्टर एब्डोमिनी या फिर आफ्टर जीसस क्राइस्ट ना कह करके हम इसको क्या कहलाएंगे, हम इसको कॉमन एरा कहलाएंगे। सो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका BCE में, बिफोर कॉमन एरा, और बाद वाला कॉमन एरा। क्लियर है, ठीक है। सो पहले इसको BC और AD भी कहा जाता था, फिर इसको बाद में BC और CE में कन्वर्ट किया जाने लगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में हो गई। जैसे आपने सुना होगा कि 321 BCE के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। ये क्या हो गया, ये BCE हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आप देखोगे CE कॉमन वाले एरा में, ठीक है, कुशाना रूलर्स आ गए थे, ठीक है, 2nd सेंचुरी के अंदर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कॉमन एरा होगा। तो ये BC ही, और ये क्या हो जाएगा आपका CE कॉमन एरा, राइट, इस तरीके से। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब आगे चलते हैं। तो आई थिंक आपने ये फंडा तो क्लियर हो गया होगा, टाइम वाला तो, ठीक है। चलिए, traditionally on the day people each village used to make a tour in their village land, ठीक है। तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि लोग अपने गांव में पूरा विजिट किया करते थे। with the coming of the Christianity they continued to do this, but they called the village of the parish, ठीक है। तो वो क्या कहते थे, उसको विलेज ऑफ द पैरिश मतलब उसको पैरिश कहा करते थे। द एरिया अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रिस्ट। तो ये प्रिस्ट क्या किया करते थे बच्चे, ये पूरे विलेज के अंदर ये विजिट किया करते थे, सुपरवाइज किया करते थे, और इसी को क्या कहा जाता था, पैरिश कहा जाता था, ठीक है। तो पैरिश क्या हो गया, वो एरिया जहां पर प्रिस्ट विजिट किया करता था, सुपरविजन किया करता था। तो एक तरीके से वहां का महाराजा हो गए। Overworked the peasant welcomed the holidays become they were not expected to work them, ठीक है। और फिर इसको ये भाई जो है हमारे यहाँ पर इस डेट को जो है प्रेस्ट आए थे और इसको फिर धीरे धीरे सेलिब्रेट किया जाने लगा। जैसे आप देखते हो ना कि आपके
एरिया में भी या फिर आपके गांव में कोई बाबा जी रहे होंगे, उनका जन्म जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर उनकी जब डेथ हुई तो उसको जो है वो उसको याद किया जाता है। तो कहने का मतलब जो ये प्रीस्ट वगैरह होंगे, जो रिलीजियस माइंडेड पीपल होंगे, तो ये लोगों का फेथ इन पर इतना हो गया था कि उनकी डेथ के बाद भी लोग उनसे रिलेटेड किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट को वो सेलिब्रेट करने लगे, उसको याद करने लगे। ठीक है, नाउ द थर्ड ऑर्डर प्रेजेंट सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से समझते चलेंगे। लेट अस नाउ टर्न द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। अब देखो ये पूरा का पूरा एरिया, इसमें थोड़ा सा सेक्शन किसका था, थोड़ा सा सेक्शन रिलीजियस पीपल का था, रिलीजियस माइंडेड पीपल जो होते थे, जिनको क्लर्जी में रखा गया था। और कुछ एरिया जो था वो था संख्या में जो कम होते थे, वो कौन थे, नोबिलिटी। ठीक है, अब सभी तो राजा होंगे नहीं, सभी तो लैंडलॉर्ड होंगे नहीं, तो ये भी सेक्शन छोटा था और ये भी सेक्शन छोटा था। ठीक है, सभी तो सभी प्रिस्ट नहीं बन सकते हैं। जो सबसे बड़ा पॉपुलेटेड जो एरिया होगा या सबसे बड़ी जो कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी, वो पीजेंट की होगी। ठीक है, तो मेजॉरिटी किसकी हुई, मेजॉरिटी हुई वर्किंग क्लास लोगों की। ठीक है, नेमली दोज हु सस्टेन द फर्स्ट टू ऑर्डर्स, कल्टीवेटर्स। तो अब ये जो कल्टीवेटर्स होंगे, ठीक है, तो इसके भी दो टाइप होंगे। ठीक है, टू टाइप्स के होंगे, टू काइंड्स होंगे। फ्री पीजेंट होंगे, दूसरा क्या होगा, शर्फ होगा। ठीक है, फ्री पीजेंट का मतलब होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, फ्री पीजेंट का मतलब होता है कि वो लोग जो अपने खेतों में अपनी मर्जी से अनाज उगा सकते हैं। मतलब पे तो ठीक है, पे तो करना होता था, टैक्स पे करना होता था उनको, लेकिन ये फ्री पीजेंट होते थे। ठीक है, और एक होते हैं शर्फ। शर्फ कौन होते हैं, फ्रॉम द वर्क टू सर्व। तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, इनका काम सिर्फ और सिर्फ सर्विंग करना होता था। ठीक है, सर्विंग करना होता था, इनको कोई भी प्रिविलेजेस नहीं दी गई थी, किसी तरह की कोई राइट नहीं दिए गए थे। जैसे इंडिया के अंदर, अगर पास्ट इंडिया की अगर मैं एंशिएंट इंडिया की बात करूं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ये 4 कैटेगरी थी। तो इस शूद्र कैटेगरी को कहा गया था कि तुम्हें अपने से ऊपर की 3 कैटेगरी को अपनी सर्विस देने, तुम्हें अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना। इसी तरीके से जो शर्फ होते थे, इनका काम होता था कि ऊपर की जो 2 कैटेगरी थी, कौन कौन सी, जो क्लर्जी थी और जो नोबिलिटी थी, और साथ साथ में जो लॉर्ड्स वगैरह होते थे, है ना, तो तुम्हें सिर्फ उनको अपनी सर्विसेज देनी है, तो इनको क्या कहा जाता था, सर्व कहा जाता था। तो ये बॉन्डेड लेबर होते थे। ये कौन होते थे, ये बॉन्डेड लेबर होते थे। ठीक है, बॉन्डेड लेबर्स होते थे। तो फ्री पीजेंट हैड देयर फार्म्स एज द टेनेंट ऑफ द लॉर्ड। तो ये फ्री पीजेंट जो होते थे वो, ठीक है, वो लॉर्ड्स के खेतों में काम किया करते थे। The man had to render the military service at least 2 days every year. ठीक है, 40 days every year. तो साल में कम से कम ये जो पीजेंट होते थे, जो लॉर्ड के खेतों में काम किया करते थे, इनको कंपल्सरी कर दिया गया था, मैंडेटरी कर दिया गया था कि वो कम से कम 40 दिन तक एक मिलिट्री में काम करेंगे। Peasant family had to set aside the certain days of the week, usually 3, but often more when they could go out the low estate to work there. The output of such a labor called the labor. ठीक है, तो ये क्या करते थे, जो लोग राजा के लिए काम करते थे, आर्मी वगैरह में चले जाते थे, तो इनको जो है वो रेंट दिया जाता था, पैसे वगैरह दिए जाते थे। would go directly to the lord. In addition, they could be required to do unpaid labor service. और एक वो होते थे जो कि अनपेड होते थे, काम भी करते थे लेकिन उनको पैसे नहीं दे जाते थे। तो ये कौन होते थे, ये होते थे शर्फ्स। ठीक है, ये कौन होते थे, ये शर्फ होते थे। बस उनको खाने के लिए ही वहां पर दिया जाता था, बाकी उनको किस तरह की कोई सैलरी वगैरह ये कुछ नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो इसके अलावा बिसाइड द हेल्पिंग इन द फील्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन हैड टू डू अदर टास्क। तो इनके खेतों में काम करने के अलावा अलग तरह का काम भी जो महिलाएं होती थी और जो बच्चे होते थे, वो इनके अलग अलग तरह के काम भी किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कपड़ा बनने का काम, ठीक है, और कैंडल बनाने का काम, प्रेस द ग्रेप्स टू प्रिपेयर द वाइन, और जैसे अंगूरों से शराब बनाई जाती थी लॉर्ड्स के लिए, उस तरह का काम भी किया करते थे। देयर वाज अ वन डायरेक्ट टैक्स, और ये जो स्टेट टैक्स होता था, इसको कहा जाता था टाइलिंग। तो अभी मैंने बताया था कि एक होता था आपका रिलीजियस टैक्स, एक होता था आपका स्टेट टैक्स होता था। तो जो स्टेट टैक्स होता था उसको क्या कहा जाता था, स्टेट टैक्स होता था, उसको टाइले कहा जाता था। ये होता था बच्चे स्टेट टैक्स। ठीक है, गलती मत कर देना दोनों में। ठीक है, तो टाइले होता था, वो स्टेट टैक्स होता था। शर्फ कल्टिवेटेड प्लॉट्स ऑफ द लैंड।
ठीक है। शर्फ भी लैंड पर काम किया करते थे, फसलें उगाया करते थे, बट दीज बिलोंग टू द लॉर्ड, और ये जो लैंड होती थी वो लॉर्ड से बिलोंग करती थी। मच ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस हैड टू बी गिवन टू द लॉर्ड, दे आल्सो हैड टू वर्क ऑन द लैंड व्हिच बिलोंग टू द एक्सक्लूसिवली टू द लॉर्ड, बट दे रिसीव नो वेजेस, लेकिन उनको कोई वेजेस नहीं दी जाती थी, और जब तक उनका काम टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक लॉर्ड उनको परमिशन नहीं देता, तब तक ये लोग वहीं पर ही बॉन्डेड होकर के काम किया करते थे। ठीक है, बॉन्डेड होकर काम किया करते थे, और ना सिर्फ खेतों में काम करते थे बल्कि अलग अलग तरह से काम किया करते थे। ठीक है, give his blessings and shows choice but on the payment of fees। और इवन यहाँ तक कि जब ये चर्च में जाते थे, इनकी जो मैरिज वगैरह होती थी, तो वो मैरिज भी किसके हिसाब से होगी, वो लॉर्ड के हिसाब से होगी। लॉर्ड चाहेगा उसी के साथ में वो मैरिज करेगा, मैरी करेगा, ठीक है, अदरवाइज तो नहीं करेगा। और द माइट गिव इज अ ब्लेसिंग ऑफ द चर्च चॉइस। और जब ये लोग चर्च के लिए, चर्च में जाते थे ब्लेसिंग्स लेने के लिए, बच्चा हो गया तब ब्लेसिंग लेने के लिए जाते थे, मैरिज हुई तो ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाते थे, मैरिज करवाई जाती थी तो चर्च की ब्लेसिंग्स ली जाती थी, तो उस सिचुएशन में भी इनको वहां पर फी पे करनी पड़ती थी, है ना। शख्स इतने ज्यादा बॉन्डेड लेबर थे। अब हम पढ़ेंगे क्या, इंग्लैंड पर बातें हैं। सो इंग्लैंड की बात करते हैं, ठीक है। सो ये तो सारा का सारा फ्रेंच के बारे में बात की गई, तो फ्यूडलिज्म डेवलप्ड इन द इंग्लैंड। अब हम यहाँ पर इंग्लैंड की बात करते हैं। सो इंग्लैंड में क्या बताया गया था, फ्रॉम द 11th सेंचुरी द एंगल्स एंड द सिक्सॉन फ्रॉम द सेंट्रल यूरोप। तो ये जो एंगल्स और सिक्सॉन थे फ्रॉम द सेंट्रल यूरोप हैड सेटल्ड इन इंग्लैंड इन द 6th सेंचुरी। तो ये तो जो थे वो 6th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए। द कंट्रीज नेम इंग्लैंड is a variant, the Angle, ठीक है, the Angle land, ठीक है। तो Angle land कहा जाता था इसको, ठीक है, जहां पर उन्होंने अपना रहना बसना स्टार्ट किया था। इन द 11th सेंचुरी विलियम द ड्यूक ऑफ द नॉर्मंडी, तो ये जो विलियम थे, ठीक है, ये राजा थे नॉर्मंडी के, ठीक है। द प्रेजेंट क्वीन ऑफ इंग्लैंड डिसेंडेंट फ्रॉम द विलियम फर्स्ट। तो आज की जो प्रेजेंट आप इंग्लैंड की क्वीन देख रहे हो ना, वो विलियम फर्स्ट की क्या है, इस विलियम की ही डिसेंडेंट है, इसकी ही वंशज है। क्रॉस द इंग्लिश चैनल विद एन आर्मी एंड डिफीट द सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड। तो इसने क्या किया, इसने सैक्सन किंग को, ठीक है, जो कि इंग्लैंड में क्या करता था, रूल करता था, बुरी तरीके से हरा दिया। किसने हरा दिया बच्चे, ड्यूक नॉर्मन, मतलब विलियम फर्स्ट ने, ठीक है। विलियम फर्स्ट ने इंग्लैंड पर जो रूल किया करते थे सैक्सन किंग, उसको बुरी तरीके से हरा दिया। फ्रॉम दिस टाइम फ्रांस एंड इंग्लैंड वर ऑफन एट वॉर बिकॉज डिस्प्यूट ओवर द टेरिटरी एंड लैंड। तो इस टाइम में फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के दुश्मन थे, ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे की जमीन को हथियाना चाहते थे। तो आए दिन इनके बीच में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, ठीक है। विलियम फर्स्ट ने क्या किया, विलियम फर्स्ट हैड द लैंड मैप्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेक्शन 190 द नॉर्मन नोबल्स हु हैड द माइग्रेटेड विद हिम। उसके बाद द लॉर्ड्स बिकेम द चीफ टेनेंट ऑफ द किंग एंड वर एक्सपेक्टेड टू गिव हिम द मिलिट्री हेल्प। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद उसको लैंड एक्वायर करने के लिए उसको मिलिट्री की हेल्प की जरूरत पड़ी। So they were obliged to supply the certain number of the knight to the king. They soon began the gift some of their own land to knight would be। तो इस तरीके से देखा कि धीरे धीरे इनके अंदर ना क्या होने लगी, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जब ये इंग्लैंड के रूलर आए, क्योंकि फ्रांस तो अब जो है वो स्टैब्लिश हो चुका था और अच्छे खासा चल रहा था वो, तो अब इंग्लैंड के नए नए रूलर्स आएंगे तो उसको लैंड को एक्वायर करने के लिए, उसको मिलिट्री एक्सपेंशन करने के लिए उसको आर्मी की जरूरत पड़ेगी, उसको किसी दूसरे राजा की हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब वो क्या करेंगे, धीरे धीरे एक दूसरे की हेल्प करने लगेंगे। तो जो फ्रांस के जो रूलर थे या लॉर्ड्स वगैरह थे वो अपनी तरफ से नाइट्स को बेचेंगे, ठीक है, तो फ्रेंडली रिलेशंस हो जाएंगे। सो दे कुड नॉट हाउएवर यूज द नाइट फॉर द प्राइवेट वॉरफेयर। अब उन्होंने क्या किया, ये जो दे कुड नॉट हाउएवर यूज देयर नाइट फॉर द प्राइवेट विच वाज फॉरबिडन इन इंग्लैंड। लेकिन इंग्लैंड के अंदर ये जो नाइट्स होंगे, फ्रांस में नाइट्स का बहुत ज्यादा दबदबा था, है ना, और ये लोग लॉर्ड्स के लिए काम करते थे, लेकिन इंग्लैंड में इस तरह का नहीं देखा जाएगा लॉर्ड ये नाइट वाला सिस्टम। तो इंग्लैंड में नाइट्स वाले पार्ट को खत्म कर दिया जाएगा। Anglo-Saxon peasants become the tenants of the various level of the land। अब यही जो सेक्शन पीजेंट्स होंगे, सेक्शन में रहने वाले जो पीजेंट्स होंगे, ये क्या करेंगे, यही अपने रूलर के लिए काम करेंगे। तो बीच में जो फ्रांस में जो नाइट वाला पार्ट था उसको हटा करके और उसको फॉरबिडन कर देंगे, मना कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका क्या, हैवर कास्टल। तो ये हैवर का कास्टल है, मतलब पैलेस है, घर है आप कह सकते हो, 13th सेंचुरी के अंदर, जो कि इंग्लैंड के थे।
नाउ अब क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। अब वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करेंगे किसको, सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस को। While the member of the first two orders, फर्स्ट टू ऑर्डर कौन कौन से थे, फर्स्ट टू ऑर्डर जो है वो क्लर्जी था, ठीक है, क्लर्जी फर्स्ट, और सेकंड कौन सी थी, नोबिलिटी। सेकंड कौन सी थी बच्चे, नोबिलिटी थी, ठीक है, ये सेकंड थी। और थर्ड कौन सी, थर्ड थी पीजेंट्री, थर्ड कौन सी थी, पीजेंट्री थी, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरी बनेगी। अब इसमें जो तो फर्स्ट टू कैटेगरीज होंगी, द सोशल सिस्टम एज स्टेबल एंड अनचेंजिंग। तो द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू कैटेगरीज सॉ द सोशल सिस्टम एज stable and the unchanging. There were the several processes which were transferring the system. तो इसमें किसी तरह के कोई बहुत चेंजेस नहीं देखे जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कुछ चेंज होने चाहिए। Some of these such changes in the environment. तो कुछ ऐसे चेंजेस हुए, were the gradually almost the imperceptible. Other were more the dramatic, like the changes in the agriculture technology. तो अब बहुत ही ड्रामेटिकली चेंजेस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में क्या होंगे, चेंजेस देखे जाएंगे। तो पहले पुराने वाले मेथड से जो कल्टीवेशन की जाती थी, एग्रीकल्चर किया जाता था, उसकी जगह पर नए नए जो है वो टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाएगा, नए तरीके से जो है एग्रीकल्चर करवाई जाएगी, ठीक है। लैंड किस तरह से यूज करनी है, उसको बिजनेस में करना है, उसको किस तरीके से, मतलब धीरे धीरे ना डेवलपमेंट होने लगेगी, चेंजेस देखने को मिलेंगे। इन्हीं से ही क्या पड़ेगा, इसी से ही फर्क पड़ेगा, किस पर असर पड़ेगा, इकोनॉमिक पर, है ना। सो दीज इन टर्न वर द शेप्ड बाय लैंड हैड an effect on the social and the economic ties, but Lord and the Western. Let us examine these process one by one. अब ये जो है वो वन बाय वन इस तरीके से डेवलपमेंट होती चली जाएगी। चाहे लैंड को लेकर अलग अलग तरह से हम लैंड को यूज कर सकते हैं, ना सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज से हम लैंड को यूज करेंगे, बल्कि अब वो अलग अलग बिजनेस पर्पज से भी और जो है वो अलग अलग तरीकों से इस पे लैंड को यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर एनवायरमेंट पर बात करते हैं, तो एनवायर के जो फैक्टर्स है वो किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। फ्रॉम द 5th to 10th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द यूरोप वाज कवर्ड विद द फॉरेस्ट। तो हम बात करते हैं किससे, 5th to 10th सेंचुरी की बात करते हैं। तो इंग्लैंड का, सॉरी यूरोप का बहुत बड़ा पार्ट, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट जो है वो फॉरेस्ट्री एरिया से क्या करता था, बहुत बड़ा पार्ट पूरा का पूरा ये फॉरेस्ट्री एरिया में कवर होता था। Thus the land available for agriculture was limited, ठीक है। फिर भी क्या होता था, एग्रीकल्चर लैंड जो थी वो लिमिटेड थी। ऑल्सो द पीजेंट डिससैटिस्फाइड विद देयर कंडीशन would flee from the operations to take the refuge in the forest। और उनके पास कोई लैंड वगैरह होती नहीं थी, रहने के लिए घर नहीं होते थे, तो उन्होंने फॉरेस्ट में रहना स्टार्ट कर दिया। अब सोचो जरा, इतनी लैंड पर वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, इतने में ही वो रहने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारा पार्ट ये जो है फॉरेस्ट्री एरिया, ये तो बेकार पड़ा हुआ है। अब ये लोग क्या करेंगे, रहने के लिए ये फॉरेस्ट्री एरिया में जाएंगे, फॉरेस्ट ड्वेलर बन जाएंगे, यहाँ पर रहने लगेंगे। तो रहेंगे तो यहाँ पर पहले यहाँ क्लियर करेंगे, लैंड को क्लियर करेंगे, उसको कल्टीवेशन करने के लायक बनाएंगे, फिर वहां पर कल्टीवेशन करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर खेतीबाड़ी करेंगे। यहीं पर ही उन्होंने अपना रहना बसना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। सो यूरोप वाज अंडरगोइंग द इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेट स्पेल इन दिस पीरियड, ठीक है। दिस लेड टू द सेवरल एंड द प्रोलॉन्ग्ड विंटर, द शॉर्टन ग्रोइंग द सीजन फॉर द क्रॉप एंड द रिड्यूस यील्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। बहुत ज्यादा ठंड होगी तो ठंड के हिसाब से, विंटर के हिसाब से विंटर की क्रॉपिंग की जाएगी, है ना, समर के हिसाब से समर की। तो बहुत ठंड होने की वजह से वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अब डिफॉरेस्टेशन करने लग जाएंगे, मतलब पेड़ों की कटिंग करने लग जाएंगे। इससे टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो लोगों को जो है वो अब एग्रीकल्चर करने में या कुछ दूसरे काम करने में थोड़ी सी जो है वो रिलैक्सेशन फील होगी, है ना। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की जो कोल्ड होगी, तो डिफॉरेस्टेशन की वजजह से कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा और वो कोल्ड से थोड़ी सी राहत पाएंगे। सो फ्रॉम द 14th सेंचुरी यूरोप एंटर्ड द वार्म फेज, ठीक है। अब ये फॉरेस्टेशन होने लगी तो 11th सेंचुरी के अंदर यूरोप एंटर्ड अ वार्म फेज, एवरेज द टेम्परेचर इंक्रीज। तो अब ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर क्या होने लगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, which has profound effect on the agriculture, और इसी ने ही एग्रीकल्चर को इफेक्ट किया। So peasants now had a longer growing the season and the soil now the less subject of the frost could be more easily, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे,
अब ये लोग इजीली जो लैंड को प्लो किया करते थे वो कर सकेंगे। एनवायरमेंटल हिस्टोरियन नोटेड दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट रेसिजिंग फॉर द फॉरेस्ट लाइन इन द मेनी पार्ट ऑफ द, अब इसी फॉरेस्ट्री लाइन पर ही लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना लैंड एक्सपेंशन करेंगे, यहाँ पर अपना जो है वो खेती वेती करने लग जाएंगे और इस तरीके से लैंड को यूज करने लगेंगे। तो वही सब बातें इस लैंड में भी वही सब बातें बताई गई है जो मैंने ऊपर बताई हैं। फिर भी एक बार हम क्या करते हैं, इनिशियली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाज वेरी प्रिमिटिव, तो पुराने तरीके से की जाती थी। फिर धीरे धीरे इसमें मैकेनिकल जो है वो इक्विपमेंट्स यूज होने लगे, तो नई नई तरह के औजार, नए नए तरह के फ्लो जो है यूज होने लगे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन धीरे धीरे अच्छा होने लगा। अच्छा होने की वजह से लेबर भी, यहाँ पर लेबर की इंटेंसिव भी देखी गई, तो लेबर जो है वो काम करने के लिए अब रेडी होने लगे और अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को देने लगे। नाउ ऑल्सो एन इफेक्टिव द मेथड ऑफ द क्रॉप रूटिंग वाज यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही तरह से नहीं की जाएगी, तो यहाँ पर रोटेशन होगी, ठीक है। रोटेशन इन द सेंस कि लैंड को थोड़े टाइम के लिए फ्री किया जाएगा, फिर उस पर कल्टीवेशन की जाएगी, फिर कुछ टाइम के लिए फ्री किया जाएगा, अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाएंगी, ठीक है। सो अब देख रहे हो ना कि डेवलपमेंट कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो रई was planted on this piece of fallow land the next year while the other half of the put fallow। अब यहाँ पर क्रॉपिंग जो भी वो भी अलग अलग तरीके से की जाएगी, एक सीजन में दूसरी क्रॉप, एक सीजन में तीसरी क्रॉप, इस तरीके से कल्टीवेशन में भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। डिस्पाइट ऑफ दीज हार्डशिप द लेबर वर एनर्जीज। अब ये हार्डशिप कैसे हुई, देखो, विद द सिस्टम सोइल स्लोली डिट्रॉइटेड। अब ये सॉइल की फर्टिलिटी तो बच्चे धीरे धीरे कम होगी ना, अब अलग अलग तरह की फसल उगाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होगी, और कम होने की वजह से एक तो चलो कम हो गई, उसके बाद फेमाइंस, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज भी आ जाएंगी, ठीक है। ड्रॉट आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, हेल स्टॉर्म होगी, ओले पड़ जाएंगे, बारिश होगी, बहुत ज्यादा फ्लड आ जाएगा, है ना, तो उससे फसलों पर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। चारकोलिक द माल न्यूट्रिशन द अल्टरनेटेड with the devastating famine and the life was difficult for the poor। अब ये खाना ठीक से ना मिलने की वजह से लोग जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे और जो है वो बहुत तरह के उनके हेल्थ इश्यूज होने लगेंगे। डिस्पाइट ऑफ दिस हार्डशिप, इस सिचुएशन में, कठिनाई भरे वाले पीरियड में, द लॉर्ड वर एंग्जियस टू मैक्सिमाइज देयर इनकम सिंस इट वाज। अब राजा को अपनी इनकम को लेकर चिंता होने लगी, टेंशन होने लगी। दिस सिंस इट वाज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द आउटपुट फ्रॉम द लैंड, द पीजेंट वर फोर्स्ड टू ब्रिंग अंडर द कल्टीवेशन फ्रॉम द लैंड under the cultivation all the land in the mineral state and they spent more time doing this than they were legally bound to do। अब जो लोग लॉर्ड के खेतों में काम किया करते थे, है ना, और इस तरह की कठिन परिस्थितियों में अपने आप को सरवाइव कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब यही लोग क्या करेंगे, यही लोग आगे चल करके, यही वर्किंग क्लास, यही पीजेंट सेक्शन अपने हक के लिए लड़ेंगे, है ना, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे। द पीजेंट डिड नॉट गो क्वाइटली टू ऑपरेशन सिंस दे कुड नॉट प्रोटेस्ट ओपनली, ठीक है। हालांकि ये ओपनली अपने आप को प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। दे रिस्टोर्ड द पैसिव एंड द रेसिस्टेंट। सोचो जरा, जब राजा उनकी डिमांड पूरी नहीं कर रहा है, लॉर्ड उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने राइट के खिलाफ आवाज उठाएंगे। दे कम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉर्ड, और धीरे धीरे वो लॉर्ड्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट करने लगेंगे अपने राइट को लेकर के, अब एग्रेसिवली उनसे बात करने लगेंगे। तो अब लॉर्ड सोचेगा कि भाई मेरी इनकम तो इसी से होनी है, लेबर काम करेगी तो काम करके ही मेरे पास इनकम आएगी, ठीक है, और इन्हीं को ही थोड़ा सा इनको ठीक ठाक से रखना होगा, राइट। नाउ बाय द 11, अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की। तो अब जो लॉर्ड होगा वो इनकी बातों को सुनेगा, इनकी बातों को सुन करके और नए नए इनके लिए जो है वो टेक्निकली, मतलब एग्रीकल्चर को किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में इसको किया जाए, तो अब वो नए नए तरह के आइडियाज अप्लाई करेगा। इंस्टेड ऑफ द बेसिक वुडन प्लो, तो पहले बेसिक लकड़ी के जो है हल यूज किए जाते थे। कल्टीवेटर बिगिंस यूजिंग द हैवी आयरन टिप्ड प्लो एंड मोल्ड बोर्ड्स, दीज प्लो कुड डिग मच डीपर। फिर धीरे धीरे क्या करने लगे, धीरे धीरे आयरन के जो ये जो प्लो होता है, इसके टिप पर क्या करने लगे, आयरन की कोई नुकीली चीज जो है वो लगाने लगे। इससे क्या होता था, इससे सॉइल जो है, मतलब जो जमीन होती थी वो नीचे गहराई तक खुद जाती थी, और इससे जो होता था कि इससे प्लांट को जो है ग्रो करने में, इसको जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिलते थे तो वो अच्छे से मिलने लगे। इससे क्या होती थी, प्रोडक्शन बहुत अच्छी निकलने लगी। तो यहाँ पर देख रहे हो ना कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में भी चेंजेस होने लगे। देयर वर आल्सो चेंजेस इन द लैंड यूज, तो लैंड यूज में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरी वन वाज स्विच फ्रॉम 2 फील्ड्स
टू अ 3 फील्ड सिस्टम। तो जो जैसे कि एक फील्ड के अंदर जैसे 2 क्रॉप होती थी, अलग अलग क्रॉपिंग जो है वो की जाती थी, अब वो 2 की बजाय वहां पर क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, 2 की बजाय क्या हो गई, 3 हो गई। तो इसको 3 फील्ड सिस्टम कहा जाता है। इन दिस द पीजेंट वुड यूज फील्ड 2 ईयर्स आउट ऑफ द 3। तो ये इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पीजेंट कुड यूज फील्ड 2 ईयर्स। तो जो पीजेंट होता था वो 2 साल के लिए इस लैंड को यूज कर सकता था आउट ऑफ द 3 इफ द प्लांटेड विद 1 क्रॉप इन द ऑटम एंड डिफरेंट क्रॉप इन द स्प्रिंग ईयर। ठीक है, हाफ लेटर। तो पहले क्या करते थे कि पूरे साल में एक ही तरह की फसल उगाया करते थे। तो अब क्या करने के, विंटर में अलग, ठीक है, और रेनी सीजन में अलग और समर सीजन में अलग, इस तरह की क्रॉपिंग करने लगे। ठीक है, नाउ द ग्रेटर यूज ऑफ द प्लांट लाइक द पीस एंड द बीन्स। तो ये अलग अलग तरह की, देखो यहाँ पर कल्टीवेशन होने लगी, मटर उगाने लगे। तो पहले गेहूं चावल वगैरह इसी पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब लोग अलग अलग तरह की कल्टीवेशन करने लगे। तो पीस हो गए, ठीक है, बीन्स हो गई, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ठीक है, और बहुत अलग अलग तरह की फसलें उगाने लगे। यूरोपियन हैड अ बेटर सोर्स ऑफ फॉडर। फॉडर क्या कहते हैं बच्चे, फॉडर कहते हैं जो एनिमल्स को चारा खिलाया जाता है ना, तो उस चारे को फॉडर कहा जाता है। फॉर कल्टीवेटर इट मीन द बेटर अपॉर्चुनिटी, दे कुड नाउ प्रोड्यूस द मोर फूड फॉर द लेस लैंड। अब उनके पास चाहे जमीन थोड़ी हो, लेकिन उसमें वो अच्छी खासी फसल जो है वो ग्रो कर सकते हैं। द एवरेज साइज ऑफ द पीसेस फ्रॉम द अबाउट 100 एकड़ से लेकर 100 एकर्स टू 20 to 30 एकर्स बाय द 13th सेंचुरी। तो पहले उनके पास बहुत सारी लैंड होती थी, उसमें इतनी अच्छी फसल नहीं होती थी, लेकिन अब उनके पास 20 to 30 एकड़ जमीन भी है, तो उसमें भी बहुत अच्छी फसल ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सम ऑफ दीज टेक्नोलॉजी चेंजेस कॉस्ट लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, हालांकि इन ये जो टेक्निकल चेंजेस देख रहे हो ना, इसमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिले, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च भी हुआ। पीजेंट डिड नॉट हैव द इनफ मनी, ठीक है, टू सेट अप द वाटर मिल्स एंड द विंड मिल्स। अब लोगों को बहुत पैसा जब खर्च करते हुए देखते थे, ठीक है, या फिर खुद अपनी मान लो किसी पीजेंट की अपनी खुद की लैंड है, तो अपनी वाटर मिल लगाना चाहता है इरिगेशन के लिए, विंड मिल लगाना चाहता है, तो ये बहुत कॉस्टली होती थी, राइट। सो देयर वाज द इनिशिएटिव टेकन बाय द लॉर्ड्स, बट द पीजेंट वर एबल टू टेक द इनिशिएटिव इन मेनी थिंग्स सच एज द एक्सटेंडेड द arable land. They also switched to the 3 fields rotation of the crops, और इस तरीके से वो जो है वो 3 field rotation करने लगे and set up the small force the smithies in the villages। और इस तरीके से कुछ छोटे छोटे जो वाटर अरेंजमेंट्स करने लगे, ठीक है, कहाँ पर, अपने विलेजेस के अंदर ही। आयरन टिप्ड प्लो एंड द horse shoes were made to repair the cheaply। अब इससे क्या करने लगे, आयरन प्लो शेयर यूज करने लगे, और जो हॉर्सेस होते हैं, ठीक है, हॉर्सेस में जो उनके जो पैरों पर वो जो लगी होती है ना बच्चे, लोहे की कुछ लगी होती है, ठीक है, आयरन टिप प्लो एंड द हॉर्स शूज हैड मेड एंड प्रिपेयर्ड द चीपली। इस तरह के काम करने लगे। तो अलग अलग कामों में भी ये लोग लैंड को यूज करेंगे। तो मैं मतलब इसमें ये कहा गया है कि लोग खाली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड नहीं करते थे, तो धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग कामों में अपने आप को बिजी रखना स्टार्ट कर दिया था। इन इंग्लैंड फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर प्राइसेस डबल बिटवीन द, फिर यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से जब एग्रीकल्चर जो है वो होने लगी, लॉर्ड फाउंड इट द कन्वीनियंट टू आस्क द रेंट इन कैश नॉट सर्विस। अब लोग क्या करने लगे, लॉर्ड जो होते थे, फाउंड इट कन्वीनियंट टू आस्क द रेंट इन कैश, ठीक है, वो कैश में देने लगे, नॉट सर्विसेज। द कल्टीवेटर्स वर द सेलिंग देयर क्रॉप्स फॉर मनी। अब लोग क्या करने, लोगों के पास मनी नहीं था, ठीक है, तो मनी नहीं था, लोग क्या करने लगे, लोग अपनी क्रॉप को सेल करने लगे, इंस्टेड एक्सचेंजेड देम द अदर गुड्स। तो अब ये जो बार्टर सिस्टम था, जो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन बार्टर सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की गई। अब चीज के बदले में, यानी कि थिंग के बदले में थिंग जो लिया करते थे, तो वो अब बंद किया जाने लगा, क्योंकि लोगों को मनी की रिक्वायरमेंट थी। अब ये लोग अपनी फसलों को सेल करके मनी लेने लगे टू द ट्रेडर्स who would then take such a goods to be sold in the town. The increasing use of money began the influence prices, और पैसों की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को देख करके which became the higher in time of the poor harvest, ठीक है। और फिर क्या होने लगा, जब पुअर हार्वेस्ट होती थी तो इससे क्या होता था, किसानों को बहुत ज्यादा, अब सोचो जरा, खेतों में फसल कम होगी तो इससे किसानों को कितना ज्यादा नुकसान होगा। सो इन इंग्लैंड फॉर इंटेंस एग्रीकल्चर प्राइसेस डबल। तो अब यहाँ पर एग्रीकल्चर के प्राइस डबल हो जाएंगे
ठीक है, 1270 से लेकर के और 1230 तक। तो लोग जब पैसों की डिमांड करने लगेंगे तो पैसे लेने के लिए पहले थोड़े थोड़े करके करेंगे, फिर उसके बाद 1230 से लेकर 1320 तक एग्रीकल्चर के प्राइस डबल लेने लगेंगे। ठीक है, अब ये 3 ऑर्डर के बाद हम करेंगे क्या, 4th ऑर्डर, न्यू टाउन एंड द टाउन्स पीपल। तो एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर वाज अकम्पेड बाय द ग्रोथ ऑफ द 3 रिलेटेड एरियाज, पॉपुलेशन, ट्रेड एंड टाउन। देखो क्या कर रहे हैं कि ये जो जैसे जैसे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता चला गया, लोग अपनी जमीन के दायरे को बढ़ाते चले गए, फिर इसमें एग्रीकल्चर करने लगे। अब इसका एक्सपेंशन होने के साथ साथ में पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ट्रेड भी बढ़ेगा, लोग यहाँ पर खेती वेती करेंगे तो उससे क्या होगा, इससे ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, सो ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड से क्या बनेगा, लोग जहां पर ट्रेड करने के लिए जाएंगे वहीं पर धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, तो वहां पर टाउन बनने लगेंगे। फ्रॉम रफली 42 million in 1000 Europe, population stood the 62 million around the 1200 to 73 million, ठीक है, अराउंड 1200 एंड 73 मिलियन इन द 1300। तो 1200 के आसपास जो है वो इतनी पॉपुलेशन हो गई और 1300 के आसपास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई। तो इन पॉपुलेशन में क्या किया जाने लगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बच्चे रिसोर्सेज कम होंगे, खाने के अदर चीजों के रिसोर्सेज कम पड़ने लगेंगे, कमी होने लगेगी। ठीक है, सो बेटर फूड मीट अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। तो जिनको अच्छा खाना मिलेगा, इसका मतलब जैसा अच्छा खाना है उतनी ही बड़ी लाइफ होगी, उतना ही लोग जिएंगे। बाय द 13th century एन एवरेज पीपल, average European could expect to live the 10 years longer than in the 18th century. Women and girls had the shorter lifespan. तो लोग जो women और girls होती थी उनकी लाइफ बहुत ही कम होती थी कंपेयर टू मैन के, बिकॉज लेटर द बेटर फूड। ठीक है, क्योंकि देखो खाने की कमी होगी, ठीक से खाना नहीं मिलेगा तो उनकी जल्दी डेथ होगी, डेथ रेट जो है वो बढ़ जाएगा। साथ साथ में वुमेन गर्ल्स के पास में जो मतलब उनके साथ में जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होती है या फिर चाइल्ड बेयरिंग होती है या फिर मतलब प्रेगनेंसी के दौरान उनको जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो उनकी वजह से डेथ रेट जो है वो बढ़ने लगेगी। द टाउन एंड द रोमन एम्पायर हैड बिकम द डेजर्टेड, अ रूइन आफ्टर हिज फॉल। तो रोमन एम्पायर में धीरे धीरे जो है क्या होने लगेगा, फॉल होने लगेगा। जब डेथ रेट बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन कम हो जाएगी। बट फ्रॉम द 11th century एज द एग्रीकल्चर इंक्रीज एंड बिकेम द एबल टू सस्टेन हायर लेवल ऑफ पॉपुलेशन, टाउन बिगेन ग्रोइंग अप। लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होने लगेगा, लोगों को ठीक से खाना मिलेगा, ठीक से सर्वाइव कर पाएंगे और थोड़ी सी कंपैरेटिव टू पिछली लाइफ के थोड़ा सा ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो इन द टाउन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्विस पीपल पेड अ टैक्स टू द लॉर्ड हु ओन्ड द लैंड which the town stood। तो अब ये लोग क्या करेंगे, वहां पर टाउन वगैरह में रहने के लिए राजा वगैरह को, हेड वगैरह को टैक्स दिया करेंगे। टाउन ऑफर द प्रोस्पेक्ट ऑफ द पेड वर्कर्स, ठीक है, एंड फ्रीडम फॉर द लॉर्ड, कंट्रोल फॉर द यंग पीपल फ्रॉम द पीजेंट फैमिली। ठीक है, अब वो राज्य के लोग क्या करेंगे, अब वो लोगों को पे करने लगेंगे। ठीक है, यंग पीपल फ्रॉम द पीजेंट फैमिली। तो जो लोग पीजेंट फैमिली से होंगे, यंग पीपल होंगे, उनको राजा पे करने लगेगा। टाउन एयर मेक्स फ्री, टाउन एयर मेक्स फ्री वॉज अ पॉपुलर सेइंग। टाउन एयर मेक्स फ्री का मतलब होता है कि अब जो है हमारा टाउन एकदम, हमारा शहर जो है वो खुशहाल भरी लाइफ जो है वो स्पेंड करेगा। ठीक है, मतलब खुश रहेगा, हमारे चारों तरफ जो है खुशियां खुशियां होंगी। वॉज अ पॉपुलर सेइंग, मेनी सर्व्स कार्विंग बी अ फ्री रन अवे। इस पे जो पहले सर्व वाला काम होता था उनको भी फ्री कर दिया गया। ठीक है, and hid in the town in the serf could stay for 1 year and 1 day without his lord discovering him। ठीक है, तो यहाँ पर जो सर्फ वगैरह होते थे तो उनके सामने कंडीशन दी गई थी कि अगर तुमने एक दिन, ठीक है, अगर तुमने इफ अ सर्फ कुड स्टे फॉर 1 year and 1 day, ठीक है, एंड 1 day विदाउट, तो एक महीने, ठीक है, 1 year और 1 day, ठीक है, 1 साल 1 दिन अगर वो किसी टाउन में रहते हैं और जब तक किसी लॉर्ड ने उसको नहीं देखा है तो इसका मतलब उनको फ्री कर दिया जाएगा। Many people in the town were free peasant or escaped serfs from provided the unskilled labor, shopkeeper and merchants were the numerous। तो इस तरीके से कुछ लोग इसमें सक्सेस हो जाते थे, कुछ लोग जो है पकड़े जाते थे, फिर से वो करते थे, सर्व्स वाला काम करते थे। शॉपकीपर एंड मर्चेंट वर द numerous। Later there was need for the individual with the specialized skill। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, जिसको जो काम आता था उसके आधार पर वो लोगों को काम देने लगेंगे। Like the bankers, lawyers, the bigger town population about the 30,000 they could be
said to have formed a fourth order। अब यही लोग क्या करेंगे, यही लोग फोर्थ ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर क्या था, थर्ड ऑर्डर प्रेजेंटरी था, ठीक है। थर्ड ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा, थर्ड ऑर्डर में हमने प्रेजेंटरी सेक्शन को पढ़ा, ठीक है। प्रेजेंटरी सेक्शन के भी दो पार्ट होते थे, एक क्या था, फ्री प्रेजेंट थे, और दूसरा क्या था, दूसरा शब्द था, ठीक है, दूसरे शब्द थे। अब इन्हीं में से ही क्या निकलेंगे, इन्हीं में से ही वर्कर्स निकलेंगे, ठीक है, जो अलग अलग तरह का काम करेंगे, ठीक है। और इन्हीं से ही बनेगा क्या, इन्हीं से ही बनेगा फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। इन्हीं में से क्या बनेगा, इन्हीं में से ही फोर्थ ऑर्डर बनेगा। क्लियर बच्चा। कैथेड्रल टाउन, अभी कैथेड्रल टाउन क्या होता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। One of the way rich merchants spent their money was by making donation and the churches. One of the way rich merchants spent their money was by making the, तो ये लोग क्या करते थे, रिच मर्चेंट जो होते थे ये चर्चेस को बहुत ज्यादा डोनेशन दिया करते थे, है ना, ताकि इनकी जो एक जो वो होते हैं लॉर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, पॉप जो होता है, पॉप या फिर बिशॉप ले लो, फादर ले लो, जो इनकी ब्लेसिंग्स होती है वो उन पर बनी रहे और इनसे उनका काम चलता रहे, तो ये बहुत डोनेशन दिया करते थे। फ्रॉम द 12th सेंचुरी द लार्ज चर्चेस कॉल्ड कैथेड्रल, तो ये जो बहुत बड़े बड़े चर्च होते थे इन्हीं को ही कैथेड्रल कहा गया, ठीक है। गोवा में भी एक बहुत बड़ा चर्च है और बहुत पुराना चर्च है, तो मुझे आप उसका नाम लिखकर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि उसका नाम क्या है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बट डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल कंट्रीब्यूटेड टू देयर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन लेबर। अब जहां पर ये चर्च बनेंगे, जहां पर ये चर्च बनेंगे तो वहां पर लोग क्या करेंगे, वहां पर लोग इस चर्च को बनाने में जो भी कंस्ट्रक्शन में जो भी सामान चाहिएगा तो वहां पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर के सेटल हो जाएंगे। किसी के पास ब्रिक्स होंगी, किसी के पास सीमेंट होगी, किसी के पास डेकोरेशन का सामान होगा, तो लोग यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, राइट। दे वर कंप्लीटेड, दे बिकम द सेंटर ऑफ द पिलग्रिमेज दरगाह। और धीरे धीरे जब यहाँ पर लोग इकट्ठे होकर रहने लगेंगे अपने काम में, फिर उसके बाद फैमिली इनकी आ जाएगी, तो अब वो धीरे धीरे टाउन में कन्वर्ट होने लगेगा। So cathedral was designed so the priest voice could be heard clearly, ठीक है, तो इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि priest की वॉइस जो है वो क्लियरली सुनाई दे। With the hall there large number of the people gather and so the singing by the monks put the sound beautifully and charming the bell calling people prayer, तो और जो है इस तरीके से मतलब एक माहौल क्रिएट हो जाता था कि जब भी जैसे चर्च में प्रेयर वगैरह होती है तो घंटियां बजती हैं, ठीक है, और इस तरीके से एक जो मॉन्क्स वगैरह होते थे वो प्रेयर सिंग करते थे, वो दूर दूर तक सुनाई देते थे, तो लोग उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। फिर चर्च में जाकर के अब वो लोग भी प्रेयर वगैरह करने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर कैंडल्स वगैरह जो जलाई जाती हैं, ठीक है, सनसेट के बाद में वो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द डे sunlight would make them the radiant for the people inside the cathedral and after sunset the light, तो पहले तो जो प्रेयर होती है डे टाइम में तो वो सनलाइट में होती है, देन उसके बाद में जब सनसेट होने के बाद में जो प्रेयर किया जाता है वो कैंडल लाइट से की जाती है। would make them visible to the people outside, ठीक है, ताकि वो बाहर के लोगों को दिख सके। कहने का मतलब ये कि जैसे मिरर होते हैं, शीशे वगैरह होते हैं ना, तो जैसे बाहर के लोग कई आपने देखे होंगे, इस तरह के जो मिरर देखे होंगे आपने कि बाहर के लोग हमें देख सकते हैं, ठीक है, और हम जो है बाहर के लोगों को दिखाई दे सकते हैं, बल्कि बाहर के लोग हमें नहीं दिखाई देते। तो अंदर का जो ऐसी विजिबिलिटी होती है ताकि बाहर के ज्यादा से ज्यादा लोग देखें उसको। विच बाइबल उसके बाद द सस्टेन ग्लास विंडो नरेटेड था, तो मैंने कहा ना कि ग्लास विंडोज होती हैं एंड द स्टोरीज इन द बाइबल, और उनमें बाइबल की स्टोरी और पिक्चर्स वगैरह डिपिक्टेड की जाती है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा इसको देखें लोग और ये है क्या, सैलिसब्यूरी कैथेड्रल इंग्लैंड, तो ये इंग्लैंड का सैलिसब्यूरी कैथेड्रल है, ठीक है। नाउ क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी, अब हम बात करेंगे 14th सेंचुरी में किस तरह की क्राइसिस हुई। क्राइसिस का मतलब होता है कि एक उलझन भरा काल जो होता है। बाय द 14th सेंचुरी यूरोप इकोनॉमिक एक्सपेंशन स्लो डाउन, ठीक है, यूरोप में इकोनॉमिक जो एक्सपेंशन था वो स्लो हो जाता है। किसकी वजह से, 3 फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। सो फर्स्ट, इन द नॉर्थ बाय द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी warm summer previous the 300 years had given the bitterly cold summer, ठीक है, तो इसमें बहुत बुरी तरीके से जो है वो गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप पर इसका इफेक्ट पड़ता है, और फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर पे इसका इफेक्ट होने की वजह से जो है वो खाने की कमी होने लगी, ठीक है। दूसरा क्या था, इन एडिशन देयर वाज द शॉर्टेज पैस्चर रिड्यूस द नंबर ऑफ द कैटल, अब लोगों को पैस्चर लैंड ना मिलने की वजह से कैटल को ठीक से खाना नहीं मिल पाता था और वो धीरे धीरे उनकी डेथ होती चली गई, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ वाज द
आउटस्ट्रिप द सोर्सेज एंड द इमीडिएट रिजल्ट वाज फेमाइन, ठीक है, फेमाइन। तो इससे क्या हुआ कि फेमाइन जो है वो देखने को मिला, ठीक है, और मेसिव कैटल डेथ जो है वो देखने को मिली, ठीक है। कब? 1315 से लेकर के 13 से 2 साल में बहुत सारे कैटल्स वहां पर मारे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन एडिशन द ट्रेड हिट बाय अ serve the storage of the metal money because the shortfall in the output silver mines of Australia and the Siberia। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, अब अलग तरह की यहाँ पर देखो आपको चीज देखने को मिलेगी। इन एडिशन ट्रेड वाज हिट बाय द सर्व शॉर्टेज ऑफ द मेटल मनी। तो यहाँ पर अब ट्रेड में जो है वो एक तरह का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज अ शॉर्टफॉल इन द, क्योंकि यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया में जो सिल्वर माइंस थी, ठीक है, उनमें भी अब शॉर्टेज होने लगेगी। दिस फोर्स गवर्नमेंट टू रिड्यूस द सिल्वर कंटेंट ऑफ द करेंसी एंड मिक्स विद द चीपर मेटल। तो पहले प्योर सिल्वर की कॉइन्स बनाए जाते थे, प्योर सिल्वर को मेटल को यूज किया जाता था। अब सिल्वर की कमी होने की वजह से वहां की गवर्नमेंट ने कहा कि अब हमें सिल्वर में किसी और अदर चीप मेटल को मिला करके अब हमें आगे काम करना पड़ेगा, ठीक है। So the worst was yet to come, ठीक है, the worst was yet to come as trade expanded in the 13th and the 14th century, ship carrying goods from the distant of the, ट्रेड को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, और ट्रेड से धीरे धीरे, ठीक है, वो सिचुएशन जो है वो ठीक होने लगेगी। द ट्रेड सेंटर सिटी एंड द हार्डशिप हिट इन एनक्लोज द कम्युनिटी। अब ये जो ट्रेड बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, है ना, और नई नई जो इंडिविजुअल जो वो या आपकी फैक्ट्रीज वगैरह होंगी, है ना, तो इससे ट्रेड बढ़ने की वजह से धीरे धीरे अब वो जो पहले वाली सिचुएशन, हार्डशिप वाली सिचुएशन थी, वो धीरे धीरे से अब उसको अपलिफ्ट किया जाएगा। In almost years, the says none survived the plague took the worst toll among the infant। अब देखो पहले की सिचुएशन इसे बताते हुए कहा है कि जब इस तरह का जो हार्ड सिचुएशन चल रही थी, मतलब जो एक तरीके से डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसे बहुत सारे जो यंग पीपल थे या फिर जो इन्फेंट्स थे, इन्फेंट का मतलब होता है तो नवजात शिशु होते हैं, द यंग एंड द एल्डरली, बहुत सारे लोग मारे गए थे, क्योंकि प्लेग एक ऐसी भयंकर बीमारी होती है बच्चे जो कि न सिर्फ पॉपुलेशन को बल्कि ये इफेक्ट डालती है किस पर, ट्रेड पर भी इफेक्ट डालती है ना। सो द catastrophe combined with the economic crisis, the caused immense the social dislocation, dispopulation resulted a measure of the shortage labor। तो जब ये पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो उससे लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी। सीरियस बैलेंस वर्थ, अब ये लेबर को की कमी को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अदर एरिया से लेबर को मंगवाना स्टार्ट करेंगे। सीरियस इम्बैलेंस वर द क्रिएटेड बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो एग्रीकल्चर में भी, यानी कि आपका कौन सा प्राइमरी सेक्टर में भी और आपके जो सेकेंडरी सेक्शन होता है, इसमें लेबर की कमी देखी जाएगी, बिकॉज देयर वर द नॉट इनफ पीपल टू एंगेज इन द बोथ इक्वल, क्योंकि दोनों में ही काम करने के लिए लेबर नहीं थी, ठीक है। सो प्राइजेस ऑफ द एग्रीकल्चर वुड ड्रॉप्ड एज देयर द फ्यू पीपल टू बाय। तो बहुत ही जो लोग जिनके पास पैसा होता था वही जो है ग्रेन वगैरह खरीद सकते थे। वेजेस रेट इंक्रीज, ठीक है, और इसकी वजह से अब लोगों को, अब देखो लेबर तो तभी मिलेगी जब लोग होंगे, तो लेबर को सरवाइव कराने के लिए, ताकि लेबर जिंदा रहे, तो उसके लिए क्या कर दिया गया, एग्रीकल्चर के प्राइस घटा दिए जाएंगे और लोग इतना कर देंगे कि लोग उसको जो है वो बाय कर सके, उसको खरीद सके, ठीक है। सो वेजेस की भी यहाँ पर रेट जो है वो इंक्रीज कर दी गई, क्योंकि देखो अब लोग क्या करेंगे, अब ये जो प्रेजेंटेज सेक्शन होगा, अब वो कहेंगे कि भाई देखो तुम्हें लेबर चाहिए और हमें काम चाहिए, तो तुम्हें हमारी डिमांड को मानना पड़ेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लेबर की डिमांड को मानेंगे, उनके रेट्स को इंक्रीज करेंगे, बिकॉज द डिमांड फॉर द लेबर, क्योंकि उनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी, और लेबर ने अपनी जब वेजेस को लेकर के डिमांड करी तो ये एग्री हो गए थे, क्योंकि इनको लेबर चाहिए थी, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है। तो खास करके एग्रीकल्चर में ज्यादा मतलब लोग बिजी होते थे, तो एग्रीकल्चर के पीजेंट्स ने डिमांड करी कि उनके वेजेस हाई कर दिए जाएं। रोज इन इंग्लैंड, तो ये सबसे पहले इस तरह का जो सिस्टम था वेजेस को इंक्रीज करने का, इसमें देखा गया इंग्लैंड में, बाय मच टू 50% इन द आफ्टर मैथ ऑफ द ब्लैक डेथ। तो इसी को ही ब्लैक डेथ कहा जाता, जो एक बड़े लेवल पर लोग मारे जा रहे थे, ठीक है, प्लेग की वजह से। और फिर धीरे धीरे लेबर की डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाती, और लेबर ने अपने तरीके से फिर अपने राइट्स को मनवाना स्टार्ट कर दिया था। ये है आपका सोशल अनरेस्ट। अब सोचो जरा,
सोचो जरा, एग्रीकल्चर के लोग जो पीजेंट्स वगैरह होंगे उन्होंने अपनी डिमांड इंक्रीज करा दी, तो बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो काम करने वाले होंगे, ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्शन में काम करने वाले होंगे, अब वो क्या करेंगे, वो भी अपनी डिमांड करेंगे कि भाई उनकी यहाँ पर प्राइस अगर उनको हाइक मिल गई है तो हमें भी देनी चाहिए। अब वो लोग भी अपना क्या करेंगे, अपने राइट्स को लेकर के डिमांड करेंगे। डिस्पाइट ऑफ द सेवरल रिप्रेशन देयर द शीर द इंटेंसली पीजेंट ऑपोजिशन एंश्योर दैट द कोल्ड फ्यूडल रिलेशन, अब ये लोग अपने लॉर्ड्स पर, अपने मालिक पर ये प्रेशर बनाएंगे कि उनकी भी सैलरी वगैरह को इंक्रीज किया जाएगा। द money economic was too for the advance to be reserved, therefore the tough for the lord succeed the crushing of the revolt। तो ये लॉर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो रिवोल्ट हो जाता था। द पीजेंट एंश्योर दैट द फ्यूडल प्रिविलेज ऑफ द अर्लियर डेज कुड नॉट बी रेनोवेटेड। तो जो पहले के पीजेंट्स वगैरह होते थे या पहले के लॉर्ड्स होते थे, उससे सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी। अब ये पॉलिटिकल चेंजेस, अभी हमने क्या देखा, इकोनॉमिक चेंजेस देखे, अब हम ये पॉलिटिकल चेंजेस देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल स्फीयर पैरेलल सोशल प्रोसेस इन द 15 और द 16 सेंचुरी। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन देख लिया, वेजेस बढ़ गए थे, सैलरी बढ़ गई थी, काम करने वाले लेबर्स की संख्या धीरे धीरे थोड़ी सी सही होती जा रही थी। यूरोपियन किंग स्ट्रेंथेंड देयर मिलिट्री एंड द फाइनेंशियल पावर, ठीक है, तो मिलिट्री में काम करने के लिए भी, ठीक है, अब राजा को आर्मी की वगैरह की सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी। न्यू पावरफुल द न्यू स्टेट दे क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंट यूरोप एज द इकोनॉमिक चेंजेस दैट वर अकरिंग। हिस्टोरियन हाउ therefore called these king the new monarch। अब ये जो नए तरीके के नए जो रूलर्स बनेंगे, ठीक है, तो हमारे हिस्टोरियन ने इसको द न्यू मोनार्क का है। लुई 16 जो कि फ्रांस के रूलर थे, मैक्सिमिलियन जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे, हेनरी 7 जो थे वो इंग्लैंड के थे, एंड द इसाबले and the Ferdinand in Spain were absolute ruler who started the process of the organization standing army। अब ये लोग स्टैंडिंग आर्मी, यही वो लोग थे, यही वो रूलर थे जिन्होंने सबसे पहली बार स्टैंडिंग आर्मी को क्रिएट किया था। अ परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी रखी, and the national taxation in the Spain and the Portugal began to play a role European। अब ये लोग क्या करेंगे, जैसे ब्यूरोक्रेसी क्या होते हैं, जो स्पाई वगैरह होते हैं, बच्चे जो गुप्तचर होते हैं ना, एक जो मैसेज निकलाने, सीक्रेट जानने वाले होते हैं, ये लोग एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी रखेंगे, है ना, एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो जब ये चीजें धीरे सही होने लगी तो इन्होंने भी अपने जो है वो इस तरह के काम करने स्टार्ट कर दिए थे। द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द ट्रिम्स ऑफ द मोनार्कीज वाज द सोशल। अब देखो राइट्स, ये जो वेजेस बढ़ाने का जो एक राइट उन्होंने डिमांड करी थी वो मान ली गई। वर्कर्स ने जो मिल फैक्ट्रीज वगैरह में काम किया करते थे, ठीक है, उन्होंने भी अपनी वेजेस को लेकर के डिमांड करी। पीजेंसी सेक्शन की भी बढ़ गई और इधर से वर्कर्स की भी बढ़ गई, ठीक है, इधर से वर्कर्स की भी बढ़ गई। अब राजा ने सोचा कि इस तरह से आए दिन ये तो कोई ना कोई डिमांड करते रहेंगे, तो इन पर लगाम रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इन पर लगाम करना बहुत जरूरी होता है। तो इसने पूरी की पूरी पावर जो थी वो अपने हाथ में ले ली, ठीक है, राजाओं ने। इसको कहा जाता है मोनार्की सिस्टम, जिसमें पूरी की पूरी पावर एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में होती है, यानी कि रूलर के हाथ में होती है। उसको मोनार्क सिस्टम कहा जाता है, जिसमें उसके अपने खुद के रूल रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। So the dissolution of the feudal system, lordship and the vassals, and the slow rate of the economic growth had given to the first opportunity to the knights to increase their control over their power and not so powerful subject ruler defending the। तो अब ये क्या किया जाएगा, अब ये धीरे धीरे अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अलग अलग तरीके से सोल्जर्स को, आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, ठीक है। The resistance of the aristocracies crumbled in the face of the fire power to the kings। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, ये जो एरिस्टोक्रेट होंगे, एरिस्टोक्रेट कौन से होते हैं बच्चे, एरिस्टोक्रेट होते हैं जो धनी लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसा वैसा बहुत होता है, तो वो लोग राजा के लिए काम करेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे वो सारी चीजें जो है वो ठीक होने लगेगी। मतलब राजा के मोनार्क होने के बाद पूरी पावर राजा के पास, और वो अपने तरीके से रूल रेगुलेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द टैक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि जैसे जैसे जो है एक्सपेंशन बढ़ेगा, जैसे जैसे जो है राजा अपनी पावर को यूज करेगा, बाय द इंक्रीजिंग टैक्स, उसको वो लोगों से क्या करेगा, लोगों से टैक्स लेगा, है ना, तो जैसे उसके पास टैक्स आ जाएगा उसी हिसाब से डेवलपमेंट होगी। मोनार्क गॉट इनफ द रेवेन्यू टू सपोर्ट द लार्जर आर्मी। तो इस टैक्स के बेस पर उसके पास बहुत सारा पैसा आएगा, पैसे के बेस पर वो अपनी आर्मी को बहुत अच्छा बनाएगा, है ना। So the centralization however did not occur without the resistance of the aristocracy। तो ये aristocracy के बिना
जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता था, ठीक है। अ कॉमन थ्रेड रनिंग द थ्रू, तो राजा के बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे कौन से होते थे, वो अरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते थे। थ्रू ऑल द टाइप ऑफ द ऑपोजिशन मोनार्क वाज क्वेश्चन ऑफ द टैक्सेशन, तो ये जो मोनार्की सिस्टम के बेस पर जो राजा ने टैक्स लगाए हुए थे, ठीक है, अब उसको अपोज किया जाएगा। इंग्लैंड के अंदर क्या किया, रिबेलियन से रिबेल कर दिया कि इतना टैक्स लगा है इसको हम पे नहीं कर पा रहे हैं, तो राजा के खिलाफ उन्होंने रिबेल कर दिया। रिबेलियंस अकर्ड एंड वर पुट डाउन द 1497, 1536, 1547, 1549, 53 के अंदर रिबेल कर दिया। बार बार रिबेल्स की वजह से वहां की गवर्नमेंट को मानना पड़ा कि इस तरीके से जनता के खिलाफ होकर काम नहीं किया जा सकता। और इसी तरीके से लुई 16 जो फ्रांस के रूलर थे, जो लुई 11 थे, ठीक है, 1461 to 83 had a wages a long struggle against the duke and the princess, ठीक है। ड्यूक क्या होता है, पार्लियामेंट होती है, एंड द प्रिंसेस लेजर नोबल ऑफर द lesser noble, often the member, a local assembly resisted the royal, the usurpation of their power, ठीक है। वो क्या करेंगे, अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे, है ना। और चीजों को सही कोशिश करने के बाद वो क्या करेंगे, एक ठीक तरीके से अपने स्टेट को डेवलप कर पाएंगे। द किंग वॉज नो लॉन्गर एट द एपेक्स ऑफ द पिरामिड वेयर द लॉयल्टी हैड बीन मेट, द पर्सनल डिफेंसेस एंड द ट्रस्ट। अब जो लोग राजा के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट होकर काम करेंगे तो उनको जो है वो रिवॉर्ड वगैरह के तौर पर जो है वो मतलब रिवॉर्ड वगैरह दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब राजा की तरफ से रिवॉर्ड दिए जाएंगे तो वो उनके लिए और भी लॉयली काम करेंगे, ठीक है, और भी ईमानदारी के साथ में, वफादारी के साथ में काम करेंगे और इस तरीके से उनको जो है वो सैलरी वगैरह दी जाएगी। अब ये लोग अपने अंडर पे कुछ लोगों को रखना स्टार्ट करेंगे तो पेट्रोनेज बिकेम द मींस ऑफ द इंश्योरिंग सच द कॉपरेशन एंड द पेट्रोनेज कुड बी गिवन टू ऑब्टेन द मींस ऑफ द मनी। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग लोगों को पैसा दे करके अपने साथ में काम करने के लिए तैयार करेंगे। देयरफॉर द मनी बिकेम द इम्पोर्टेंट इन विच द नॉन एरिस्टोक्रेट द एलिमेंट लाइक द मर्चेंट बैंकर्स, तो ये लोग होंगे जो उनके लिए काम करेंगे, है राजा के लिए या उनके नॉबल्स के लिए काम करेंगे। ये मर्चेंट होंगे, बैंकर्स होंगे, कुड गेन द एक्सेस टू द कोर्ट, जो कोर्ट से भी जो है उनके पास एक्सेस रहेगा तो वो कोर्ट तक का भी काम करेंगे, ठीक है। द लेटर हिस्ट्री फ्रांस एंड इंग्लैंड वाज शेप्ड बाय दिस चेंजेस इन द पावर स्ट्रक्चर इन द रीजन। द चाइल्ड किंग द लुई 13 ऑफ द फ्रांस, तो ये कौन थे, एक चाइल्ड किंग थे जिनका नाम था लुई 13, फ्रांस के थे ये। 1614 के अंदर मीटिंग वाज हेल्ड इन द फ्रांस, द कंसल्टेटिव असेंबली नोन एज द स्टेट जनरल, ठीक है। अभी लोग क्या करेंगे, ये लोग एक जो है मीटिंग रखेंगे और उस मीटिंग का नाम क्या होगा, फ्रेंच कंसल्टेटिव असेंबली नोन एज द स्टेट जनरल विद द 3 हाउसेस टू रिप्रेजेंट देयर स्टेट। तो वो लोग क्या करेंगे, इन तीनों, ये कौन तीनों स्टेट होंगे, क्लर्जी, नोबिलिटी और जो वर्किंग क्लास होंगे, यानी कि इसके अलावा जो भी लोग आते हैं वो थर्ड कैटेगरी में काउंट होंगे। आफ्टर दिस जब ये असेंबली की जाएगी वाज नॉट सराउंडेड गेन द, तो यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको बताओ किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये लोग डिमांड करेंगे कि मोनार्की सिस्टम हटाया जाए, तो बोलेंगे कि वोट करो, इलेक्शन करो, ठीक है। तो ये वोट करेंगे तो वोट में जो जिसको 2 वोट मिल जाएगी, 3 सेक्शन थे जिसको 2 वोट मिल जाएंगे तो वही सिस्टम लागू होगा। अब पहले के 2 वोट तो वो एक ही जैसे होंगे ना, तो फिर से क्या होगा, मोनार्की सिस्टम हटेगा नहीं। What happened England was very different, ठीक है। अब ये तो था फ्रांस में, लेकिन इंग्लैंड में क्या हुआ था, even before the Norman conquest the Anglo Saxons had a great council, तो उनके पास एक बहुत अच्छी जो है वो काउंसिल हुआ करती थी, which the king had the consulted before the imposing any tax। तो जो भी राजा टैक्स वगैरह लगाता था तो इनसे पहले कंसल्ट किया करता था, इनसे आइडिया लिया करता था। So they developed what they called parliament, which consisted, ठीक है, consisted the house of the lord, right, the member of the, तो पार्लियामेंट क्या होता है, तो जो हाउस ऑफ द लॉर्ड होता है, ठीक है, the member of which were lords and the clergy, and the house of the common representing the town, the rural area. King Charles I ruled for the 11 years without calling parliament, ठीक है, पार्लियामेंट के बिना बुलाए। ये कौन थे, किंग चार्ल्स फर्स्ट ने 11 इयर्स तक रूल किया। When he was forced to call it because
तो बिना पार्लियामेंट की सजेशन के, पार्लियामेंट में तो मैं क्या होता है कि एक तरीके से पब्लिक की भी तो राय सलाह ली जाती है ना मुझे, तो बिना किसी पार्लियामेंट को लगाए, बिना किसी पार्लियामेंट को बुलाए उसने 11 साल तक रूल कर दिया। लेकिन ही नीडेड व्हेन ही वाज फोर्स्ड टू कॉलेज, जब इसको बुलाने के लिए फोर्स किया गया, because he needed money, a section of the parliament decided to go for the against him and later executed him and established the, और फिर बाद में इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इसका मर्डर कर दिया गया, फिर इसको बाद में जो है एक फ्री नेशन बना दिया गया। ठीक है, तो अब उसमें जो है वो रिपब्लिक मतलब लोगों का रूल आ गया। टुडे द फ्रांस हैज द रिपब्लिक फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इंग्लैंड हैज द मोनार्की। तो आज जो है फ्रांस क्या है, फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया फ्रॉम द गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इंग्लैंड हैज अ मोनार्की, और इंग्लैंड में क्या है, आज भी मोनार्की है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शन दैट द हिस्ट्री ऑफ द टू कंट्रीज टुक आफ्टर द 17th सेंचुरी। ठीक है, इस तरीके से हमने फ्रांस और इंग्लैंड के अंदर दो डिफरेंट हमने सिस्टम को देखा, जो कि रिपब्लिक और मोनार्की था। ठीक है, सो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। तो आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको एक तो उनका आंसर बताना है, और साथ साथ में ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया वो भी आपको लिखकर बताना है। ठीक है, सो क्या करते हैं, इसी के साथ हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो बाय बाय टू ऑल एंड टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह से एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिए, साथ साथ में अनीता मैम को भी फॉलो करते रहिए। ठीक है।